अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। वो सारा दिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में गुजर गया। मेरा बयान बड़ा ही तवील था। रात को मैं थाने गया। लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था। मकतूल के वारिसों को इतला दी जा चुकी थी। लाश उनके हवाले कर दी गई थी। थाने में मकतूल का बूढ़ा बाप और छोटे भाई मेरे इंतज़ार में बैठे थे। मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर से रिपोर्ट ले आया था। फौज से केस लेने की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करा ली थी। मैंने मिलिट्री पुलिस से ये ज़मानत भी ले ली थी कि मुझे किसी भी वक्त कितने ही बड़े अंग्रेज़ या हिंदुस्तानी फौजी अफसर की ज़रूरत बराए तफ्तीश पड़े तो कोई रुकावट पैदा न हो। कर्नल जॉनसन के साथ मेरा तजुर्बा तकलीफदेह साबित हुआ था। मिलिट्री पुलिस ने मुझे यकीन दिलाया कि अगर मैं ब्रिगेड कमांडर को भी थाने में बुलाना चाहूँ तो वो आएगा। मिलिट्री पुलिस ने मुझे ये भी बताया कि वो जासूसों के मुलजिम यानी कि कर्नल जॉनसन, हिंदू लड़की, उनके एक हिंदू और एक एंग्लो इंडियन साथी से मकतूल के कत्ल की तफ्तीश भी करेंगे, मगर वो वसूख के साथ कहते थे कि कत्ल की वारदात का ताल्लुक जासूसी के साथ मालूम नहीं होता। मुझे मिलिट्री पुलिस पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए था और न ही मैंने किया, क्योंकि इनकी तवज्जो जासूसों के गिरोह पर मरकूज थी। मैंने मकतूल के बाप और भाई से अपनी तफ्तीश की बिस्मिल्लाह कर दी। दोनों उस वक्त जज्बात के ग़ुलबे में थे, रो रहे थे। इस ज़हनी हालत में उनकी हर बात को अहमियत नहीं दी जा सकती थी। वो कत्ल का तमाम तर इल्ज़ाम मकतूल के ससुराल पर और अरशद पर आयद कर रहे थे। मुझे जहाँ तक इल्म था, अरशद और मकतूल की बीवी ने दोस्ती का ड्रामा खेला था ताकि मेजर राह रास्त पर आ जाए और हिंदू लड़की से ताल्लुकात तोड़ ले। लेकिन मकतूल का बाप यकीन से कहता था कि बीवी 2-2.5 महीनों से अपने माँ बाप के घर बैठी हुई है। इसकी वजह यह है कि अरशद नाम के एक आदमी के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। सारी बिरादरी जानती है। अरशद के मुतालिक मकतूल के बाप ने बताया कि अच्छे किरदार का आदमी नहीं, इसका बीवी से अक्सर झगड़ा चलता रहता है। वो बीवी को पसंद नहीं करता। मकतूल के ससुराल के मुतालिक उसने बताया कि वो मकतूल पर बदकारी और शराबखोरी के झूठे इल्ज़ाम आयद करके अपनी बेटी की तलाक लेना चाहते थे। मकतूल तलाक देना नहीं चाहता था, इसलिए कत्ल कर दिया गया। क्या मकतूल का चाल चलन अच्छा था? मैंने पूछा। वो शराब नहीं पीता था? वो तो जी बड़े ही अच्छे चाल चलन का आदमी था, बाप ने जवाब दिया। वो तो सिगरेट भी नहीं पीता था, आप शराब की बात करते हैं। मैं मकतूल को अच्छी तरह जानता था। आपको बता चुका हूँ कि उसका चाल चलन कैसा था। मैंने उसके बाप की इल्ज़ाम तराशी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता अरशद और मकतूल की बीवी के ताल्लुकात के मुतालिक उसने जिस राय का इज़हार किया था वो मैंने जहन में नोट कर ली। इससे चंद और ज़रूरी बातें पूछी और रात को नहायत एहतियात से FIR तैयार की। बाप और भाई को घर भेज दिया और रघबीर सिंह से रिपोर्ट लेने बैठ गया। उसने मेरी हिदायत पर नहायत चाबुकदस्ती से अमल किया था। लाश पर तेज़ धार आले के 6 गहरे ज़ख्म थे, 3 सीने में जैसे फेफड़े कट गए थे, 1 जिगर में, 1 मैदे में और 6ठा ज़ख्म नाभ से 1 इंच बाएं तरफ था, जिसने अतड़ियों का कबाड़ा कर दिया था। उस रात मकतूल ने अपने अर्दली और खानसामा को छुट्टी दे दी थी, इसलिए ये मालूम करना मुमकिन न था कि मकतूल किस वक्त बंगले में दाखिल हुआ या कत्ल तक कौन कौन बंगले में आया और गया। रघबीर सिंह के जायजे के मुताबिक बंगले में कोई भी नहीं था। किसी कमरे में कोई मशकूक चीज़ नहीं थी। अलबत्ता बाहर से कुछ काम की चीज़ें मिल गईं। इनमें एक तो कातिल का खुरा था। वो बंगले से दाएं तरफ को भागा और फसील फलांगी थी। बंगले और फसील के दरमियान 30 गज का फासला था। रास्ते में बागीचा था जो तकरीबन वीरान था। इसकी ज़मीन कच्ची थी। खुरे बिल्कुल वाज़ेह थे। ये शूज़ थे। दाएं पाँव की एड़ी के दाएं तरफ थोड़ा सा चमड़ा अलग लगा हुआ था, जो जाहिर करता था कि वहाँ से एड़ी खिस गई थी। बाईं एड़ी ठीक थी। बाज़ लोग दायां या बायां पाँव टेढ़ा रखते हैं। यह आदमी दायां पाँव टेढ़ा रखने वाला था। रघबीर सिंह ने दोनों पाँव के खुरों के मोल्ड तैयार करने का बंदोबस्त कर दिया था।
फसील यानी बंगले के इर्द गिर्द की दीवार 1.5 गज ऊंची थी। खुरे रघुवीर सिंह को उस जगह ले गए जहां से कातिल ने दीवार फलांगी थी। दूसरी तरफ भी खुरे साफ थे। वहां के पार कच्चे में खड़ा था, घूमकर इस तरफ आ गया। कातिल बैठा और चला गया, वहीं से टांगे पर चढ़ गया था, इसलिए उसके पहियों के निशान भी गायब हो गए। मुझे अब ये मालूम करना था कि टांगा कहाँ गया और इसमें कौन आया और गया। ज़रूरत ये थी कि इस टांगे को तलाश किया जाता। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि इसके एक पहिए की रबड़ में 1.25 इंच खला था, लेकिन ये काम पत्थर से दूध निकालने के बराबर था। टांगों के रबड़ों में इतना खला तो होता ही है। इसके अलावा इतनी बड़ी छावनी और शहर में टांगों का कोई शुमार न था। एक तो शहर और छावनी के टांगे थे, दूसरे मज़ाफ़ाती इलाकों से आने जाने वाले टांगे थे और तीसरे प्राइवेट टांगे थे। मैं बता चुका हूँ कि उस ज़माने में टैक्सियाँ आम नहीं हुई थीं और प्राइवेट कारें भी बहुत थोड़ी थीं। ज़्यादा लोग टांगा सवारी करते थे। बड़े बड़े अफसर भी सवारी के लिए टांगा ही इस्तेमाल करते थे। चुनांचे मैं ऐसे टांगे की तलाश में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था जिसकी कोई वाज़ेह निशानी नहीं थी। मेरे पास 3 चाबियाँ, मुलजिम का खुरा और टांगे का निशान रह गया था, बाकी सब अंधेरा था। रघुवीर सिंह ने मुझे परेशान देखा तो हंसकर बोला, मलिक साहब, सुना है कि अफ्रीका के जादूगर कुछ पढ़ते हैं और मुलजिम खिंचा हुआ सामने आ जाता है। मुझे अफ्रीका भिजवा दें, वो इल्म सीख आऊँगा। हकीकत यही थी कि मुझे हबशियों के काले इल्म की ज़रूरत थी, जिसे अंग्रेज़ी में विच क्राफ्ट कहते हैं। मैं रात भर का जागा हुआ था। दिन भर मिलिट्री पुलिस बयान रिकॉर्ड करती रही थी। दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिस्म इसलिए दुख रहा था कि जासूसों का टोला मेरे हाथ पांव बांधकर कार में इस तरह डालकर दरिया में फेंकने के लिए ले गया था जैसे मैं बेकार सामान से भरा हुआ बॉक्स था। मैं कार के फर्श पर पड़ा था और जब कार कच्चे में गई तो उछल उछल कर उसने मेरी हड्डियां तोड़ दी थीं। अब दूसरी रात भी जागते गुजर रही थी। 12:30 बज रहे थे। मैंने रघुवीर सिंह से कहा कि आओ, ये समझकर सो जाएं कि कोई मेजर कत्ल नहीं हुआ। मैंने सबसे कहा, अगर 1 दर्जन मेजर कत्ल हो जाएं तो भी मुझे न जगाना। मैं घर जाकर सो गया। सुबह सवेरे ही आंख खुल गई। जिम्मेदारी का एहसास सोने कहाँ देता है। मेरे सामने जो मुमकिन मुलजिम थे, उनकी तरतीब क्यों बनती थी। सबसे पहले जासूसों का टोला था। मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस और सूबेदार मोहम्मद खान ने ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की थी कि कत्ल की वारदात का जासूसों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मगर मैं इस गिरोह को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। कुछ वजूहात ऐसी थीं जिनकी बिना पर यह गिरोह मेजर को कत्ल कर सकता था। मेजर ने मुझे बज़रिया टेलीफोन इत्तला दी थी कि इकबाल हजूम करना चाहता है। इसके एवज़ उसने सुल्तानी गवाह बनने की मेरी पेशकश कबूल कर ली थी। सूबेदार मोहम्मद खान ने मुझे बताया था कि मकतूल ने मुझे इस साजिश के सिलसिले में ये बयान दिया था कि मैं मकतूल के बंगले में जाऊंगा तो मुझे अगवा कर लिया जाएगा। इसके बावजूद मुझे शक था कि जॉनसन ने इस शक की बिना पर कि मेजर इसे धोखा न दे रहा हो, इसे कत्ल करा दिया है और सूबेदार मोहम्मद खान इससे बेखबर है। अपना शक रफ़े करने के लिए मुझे जासूसी के 4 मुलजिमों से पूछगछ करनी थी। मुश्तबा फहरिस्त में अरशद और मकतूल की बीवी को मैंने दूसरे नंबर पर रखा। उन्होंने ये बयान दिए थे कि वो मुंह बोले बहन भाई हैं। उन्होंने मकतूल को राह रास्त पर लाने के लिए से ये झूठा तासुर दिया है कि इनका नाजायज़ दोस्ताना है, मगर अब मुझे शक होने लगा था कि नाटक हकीकी सूरत भी इख्तियार कर सकता है। मकतूल की बीवी जवान थी और इसमें अजीब सी कशिश थी और अरशद जिंदा दिल इंसान था। मुझे हिंदू लड़की पर भी शक था। वो अपने हुस्न और असर व रसूख की बदौलत मकतूल को इस बिना पर कत्ल करा सकती थी कि उसके पीछे मकतूल ने पुलिस को डाला है। यह भी हो सकता है कि कर्नल जॉनसन और हिंदू लड़की ने अपने गिरोह के किसी और मेंबर को बताए बगैर मकतूल को कत्ल करा दिया हो। फिर मुझे हिंदू लड़की के बाप पर भी शक था। इस हिंदू के दिल में मकतूल मेजर के खिलाफ इनाद मौजूद था, जिसकी एक वजह यह थी कि मकतूल ने इसका 98,000 का बिल रोक रखा था जो 57,000 का होना चाहिए था। इस हिंदू ठेकेदार को ये डर होगा कि मेजर मकतूल की इस बददियानती की रिपोर्ट करके इसकी ठेकेदारी ब्लैक लिस्ट करा देगा। इनाद की दूसरी वजह यह थी कि उसकी बेटी के साथ मकतूल के नाजायज़ ताल्लुकात थे और इसने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट में जिस वाहिद शक का इजहार किया था
वो मकतूल था, हालांकि इसके पास इस शक का कोई जवाब नहीं था। मैंने सबसे पहले हिंदू ठेकेदार को थाने बुलाया। ये तो मैं यकीन से कह सकता था कि कत्ल उसने खुद नहीं किया, ना ही हिंदू में इतनी जुर्रत होती है। उसने किराए का कातिल इस्तेमाल किया होगा। मैंने 4 घंटे इस पर ऐसी जिरा की कि उसने फिर वाक़ई मेरे पाँव पकड़ लिया और बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने इसे शक नहीं होने दिया कि मुझे इस पर कत्ल का शक है। इसने इस जिरा के दौरान कोई 20 मरतबा पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने हर बार उसे टाल दिया। उसने सिर्फ ये एतराफ़ किया कि मकतूल ने उसका जो बिल रोका हुआ था वो वाकई 57,000 की बजाय 98,000 रुपयों का था। लेकिन मेजर ने ये बिल दयानतदारी की वजह से नहीं रोका था। वो रिश्वत बहुत ज़्यादा मांग रहा था और हिंदू ठेकेदार इतनी ज़्यादा रिश्वत नहीं देना चाहता था। हिंदू ने यह भी तस्लीम किया कि उसने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट में मकतूल का नाम शामिल करके इसे धमकी दी थी कि वो मकतूल को गिरफ्तार करा देगा। इससे बढ़कर उसने कुछ और नहीं सोचा था, न किया था। अपनी बेटी के मुतालिक उसने बताया कि इस लड़की का दोस्ताना कि ये एक अंग्रेज़ फौजी अफसरों के साथ था। ये हिंदू अभी थाने में ही था कि मिलिट्री पुलिस का एक कैप्टन और 4 गोरे आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि हिंदू ठेकेदार कौन सा है। वो इसके घर गए थे। वहाँ से इन्हें पता चला था कि हिंदू को थाने में बुलाया गया है। चुनांचे वो मेरे पास आ गए और मुझसे ये पूछ कर कि अगर मुझे इसकी मज़ीद ज़रूरत ना हो तो इसे ले जाएं। वो इसे अपने साथ ले गए। उसकी बेटी जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ी हुई थी, लिहाजा इससे पूछगछ लाजमी थी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेजर के कत्ल के साथ इस शख्स का कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी मैंने अपने एएसआई रघुवीर सिंह से कहा कि वो इस ठेकेदार की फर्म के तमाम मुलाजमीन की फहरिस्त देखे, खुसूसन मजदूरों की फहरिस्त। फिर इन सब से मिलकर ये मालूम करे कि इनमें कोई हिस्ट्री शीटर यानी कि आदि जुर्म पेशा तो नहीं जिस पर यह शक किया जा सके कि वो किराए का कातिल हो सकता है। रघुवीर सिंह उसी वक्त रवाना हो गया और मैं मकतूल के बंगले में चला गया। मैं मकतूल मेजर के अर्दली और खानसमा से मिलना चाहता था। वहाँ मकतूल के कुछ लवाहिकीन मौजूद थे। मैंने अर्दली और खानसमा को अलग कर लिया। खानसमा से मैं कत्ल से पहले भी मिल चुका था। अर्दली को मैंने पहली बार देखा। उन्होंने बताया कि मेजर ने इन्हें शाम का खाना जल्दी देने को कहा और 5-5 रुपये देकर इन्हें कहा कि मैं खाना खा चुकूँ तो रात भर के लिए छुट्टी करें। नौकर चाकर छुट्टी और इनाम से बहुत खुश होते हैं। इनकी बला से इन्हें छुट्टी क्यों दी जा रही है। वो चले गए। सुबह वापस आए तो मेजर कत्ल हो चुका था। मैंने उनके क्वार्टरों में जाकर उनके जूते देखे, वहाँ जितने ताले थे वो देखे। इनमें कोई जूता मुलजिम के खुरे से नहीं मिलता था और न ही उनके किसी ताले में उन 3 चाबियों से कोई चाबी लगती थी। उन्होंने बताया कि मेजर अय्याश आदमी था। हिंदू लड़की उसके पास अक्सर आती थी और वो शराब पीते थे। मेजर की बीवी बुरा मानती थी। फिर एक आदमी अरशद मेजर की गैर हाजिरी में इसकी बीवी के पास आने लगा। गर्ज अर्दली और खानसमा ने कोई नई बात नहीं बताई। उन्होंने जो बताया वो मैं आपको इससे पहले ही तफसील से बता चुका हूँ। अरशद और मेजर की बीवी के ताल्लुकात के मुतालिक दोनों ने यकीन के साथ कुछ भी नहीं बताया, सिवाय इसके कि एक बार अरशद और मेजर का ज़बानी झगड़ा हुआ था। मैंने वारदात का कमरा देखा। रघुवीर सिंह ने कमरा बंद करवा रखा था और वहाँ एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी थी। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे जिस्म ने झुरझुरी सी ली। यहीं मैंने मेजर को जिंदा और सलामत देखा था। यहीं इसकी लाश देखी थी और यहीं से मुझे रस्सियों में जकड़कर और मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर वो लोग उठा ले गए थे। इस कमरे की चीज़ें ये बताने से आ रही थीं कि यहाँ के रहने वाले को किस तरह कत्ल किया गया है। क्या उसने कातिल का मुकाबला किया था? क्या कातिल ने उसे बेखबरी में दबोच लिया था? कातिल कौन था? कैसा था? उसकी कोई निशानी, कोई सुराग? कमरे में मौत की दहशत और खून की बू थी। मैं ये सोचने लगा कि इस कमरे में रिश्वत की दौलत और शराब ने न जाने कितने गुनाह कराए होंगे। वहाँ मुझे इस ड्रामे का आखिरी मंजर सुनाने वाला कोई न था। साथ वाले कमरे में कोई औरत बयान कर रही थी, शायद मकतूल की माँ थी। फ्लोर लैंप का बल्ब अभी तक जल रहा था। फर्श पर मेजर का खून जम गया था। यह उस मुसलमान का खून था जिसने एक अंग्रेज़ कर्नल और एक हिंदू लड़की के साथ दोस्ताना किया था। मैं इस कमरे से निकला, कांस्टेबल से कहा कि वो थाने चला जाए। मकतूल के लवाहिकीन से कहा कि वो अब कमरे में जा सकते हैं और इसकी सफाई भी करवा सकते हैं। पुलिस को इसकी ज़रूरत नहीं।
मैं बंगले से निकला और मुलजिम के भागने का रास्ता फसील तक देखा और फिर शाम हो गई। थाने गया और सोचने लगा कि कौन सी लाइन इख्तियार करूं। बार बार जहन जासूसी के मुलजिमों की तरफ जाता था। मैं चाबियों का छल्ला, जिसमें 3 चाबियां थीं और जो फसील के करीब से बरामद हुआ था, जेब में डालकर कर्नल जॉनसन के बंगले में चला गया। कर्नल जॉनसन खुद तो कातिल नहीं हो सकता था, मुझे इसके खानसामा पर शक था। बंगले में फौजी गार्ड ड्यूटी पर था। मेरी पास ब्रिगेड हेडक्वार्टर का इजाज़तनामा था कि मैं छावनी में हर जगह, हर दफ्तर और हर यूनिट में जा सकता हूं और जिसे चाहूं तफ्तीश के लिए पकड़ सकता हूं। गार्ड कमांडर ने चिट्ठी देकर मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। मैंने खानसामा के क्वार्टर में जाकर उसके जूते देखे। इसके बाद 2 ताले थे। मैंने इससे सवाल पूछे, वो बिल्कुल साफ नज़र आता था। मैंने इससे ये भी पूछा कि कर्नल के पास और कौन कौन आता था और क्या इनमें कोई मशकूक किस्म का आदमी भी होता था। खानसामा ने बताया कि कर्नल के पास मुत्तहिद लोग आते थे। खानसामा इनमें से किसी को भी नहीं जानता था। इसके बाद मिलिट्री पुलिस ने मेरे 3 दिन ज़ाया कर दिए। 3 दिन अंग्रेज़ी बोलते गुजर गए, क्योंकि मिलिट्री पुलिस के अफसर अंग्रेज़ थे। कभी वो मुझे अपने दफ्तर में बुला लेते और कभी थाने में आ जाते। उन्होंने बताया कि कर्नल और हिंदू लड़की ने ये एतराफ़ कर लिया है कि वो जर्मनी के लिए जासूसी करते थे, लेकिन वो जासूसी का तरीका नहीं बता रहे। ना ही वो ये बताते हैं कि वो किस किस्म की जासूसी कर चुके हैं और ना ही अपने पूरे गिरोह की निशानदही करते हैं। मिलिट्री पुलिस को ये शक था कि ये गिरोह जापानियों के लिए भी जासूसी करता है। इसी अरसे में जापान ने ऐसा जोरदार हमला किया था कि बहरुल काहिल के तमाम जजीरों पर कब्जा करके उसकी फौजें बर्मा में दाखिल हो गई थीं। हिंदुस्तान खतरे में आ गया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस जानती थी कि जापानियों ने हिंदुस्तान में जासूसों का जाल बिछा रखा है और इस सिलसिले में जापानियों को जर्मनी की मदद हासिल है। ये तो अंग्रेज़ तस्लीम करते थे कि जर्मनों का जासूसी का निज़ाम इस कदर आला और मुस्तहकम है कि जासूसों के किसी रिंग के 1 या 2 मेंबर गिरफ्तार किए जा सकते हैं, मगर पूरे रिंग को तोड़ना तकरीबन नामुमकिन होता है। कर्नल जॉनसन का गिरोह भी किसी बहुत बड़े रिंग का हिस्सा मालूम होता था। मिलिट्री पुलिस मुझसे सिर्फ सवाल और जवाब नहीं करती थी, बल्कि ये अंग्रेज़ अफसर तफ्तीश और सुराग रसानी में मुझसे रहनुमाई भी लेते थे। मैं इन्हें तफ्तीश के बुनियादी उसूल और अपना तरीक़ाकार बताता था, मगर मेरी मजबूरी ये थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की मुझे ज़र्रा भर ट्रेनिंग नहीं मिली थी। ताहम मैं इनकी मदद करता रहा और मेरा अपना केस, यानी कि मुसलमान मेजर का कत्ल, चौपट होता रहा। बहरहाल ये गोरे कोई ऐसे अनाड़ी तो थे नहीं। इनमें एक स्कॉटलैंड यार्ड का तरबियत याफ्ता था, मगर इनके लिए मुश्किल ये थी कि हिंदुस्तानी माहौल को अच्छी तरह नहीं समझते थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो इन 4 मुलजिमों से मेजर के कत्ल का सुराग लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने इन्हें कहा कि वो मुझे इन 4 से मिलने की इजाज़त दें। वो सोच में पड़ गए, लेकिन मैंने इनकी जो मदद की थी इसके एवज़ उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और अगले रोज़ आने को कहा। मैं गया तो मुझे छावनी की एक ऐसी इमारत में पहुंचा दिया गया जिसे शहर के लोग बारूद खाना कहा करते थे। यह अंग्रेज़ों की तामीर की हुई बहुत पुरानी इमारत थी। बारिशों ने इसकी दीवारें स्याही माइल कर दी थीं। ये कई कमरे थे। दरमियान में एक गुंबद सा बना हुआ था। इर्द गिर्द खारदार तार थे। लोहे का गेट था जो हमेशा मुकफ़िल रहता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर बारूद है, इसीलिए इसे बारूद खाना कहा जाता था। जाहिर था कि इसमें रिजर्व एमुनिशन होगा, मगर जंग के दूसरे साल तक भी इस पुरअसरार इमारत से बारूद नहीं निकाला गया था। एक रिवायत ये भी मशहूर थी कि 1857 की बगावत में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के बहुत से लीडरों को इनकी बीवी और बच्चों समेत यहाँ लाकर बंद कर दिया था। फिर ये इमारत कभी नहीं खोली गई। बदनसीब और मासूम कैदी अंदर भूखे प्यासे मर गए और अब अंदर इनकी हड्डियां पड़ी हैं। कैदियों की कम से कम तादाद भी 300 बताई जाती थी, बाज़ लोग 1000 भी बताते थे। बहरहाल ये इमारत शहरियों के लिए मौमा और पुरअसरार बनी हुई थी। मुझे जब वहाँ ले जाया गया तो इसरार का दरवाज़ा खुला था। बड़े गेट पर एक गोरा सिपाही राइफल लिए खड़ा था। खारदार तारों के अंदर मिलिट्री पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। बहुत से फौजी गोरे इधर उधर घूम फिर रहे थे। बाहर एक बेंच पर 5 सिविलियन आदमी बैठे थे। इनके पीछे एक गोरा सिपाही राइफल उठाए खड़ा था। ये जासूसी के मुश्तबा अफराद थे। मैंने इन्हें गौर से देखा।
पांचों चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। मेरी आमद की इत्तला अंदर गई तो वो अंग्रेज मेजर अंदर आया जिसने मेरे अगवा के दौरान में कर्नल जॉनसन और उसके गिरोह को पकड़ा था। वो मुझे दोस्ताना तरीके से मिला। उसने मुझे कहा कि तुम चारों से मिल सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें जो कुछ नजर आए इसका जिक्र इस गेट से बाहर किसी से नहीं होना चाहिए। अंदर ले जाकर उसने मुझे एक कमरा दिखाया और कहा, इसमें कर्नल है, इससे मिलकर मेरे पास आ जाना। मैं कमरे में दाखिल हुआ। छत जालों में छुपी हुई थी। सिर्फ एक खिड़की थी जो बंद थी, ये भी जालों से ढकी हुई थी। दीवारें स्याही माइल थीं। कमरे में अजीब सी बदबू थी। फर्श सीम ज़दा था। ये कमरा तकरीबन एक सदी बंद रहा था। कमरा फराग था। एक दीवार के साथ लकड़ी का बेंच पड़ा था जिस पर कर्नल जॉनसन बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर वही कपड़े थे जो उसने मेरे अगवा के वक्त रात को पहने हुए थे। इसकी पतलून खून आलूद थी। इसकी टांग में रिवॉल्वर की गोलियां लगी थीं। उस रात जब वो पकड़ा गया था इसे अस्पताल ले गए थे, लेकिन मालूम हुआ कि उसे अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। पट्टी बांधकर उसे उस कमरे में ले गए थे। यही वो कर्नल जॉनसन था जिसे मैं उसके बंगले में पहली बार हिंदू लड़की के अगवा के सिलसिले में मिलने गया तो उसने मुझे धुतकार कर बंगले से बाहर निकाल दिया था। इसने बादशाहों की तरह मेरे साथ बात करना भी गवारा नहीं किया था। अब मैं इस बादशाह को देख रहा था। वो लकड़ी के बेंच पर बैठा था। दाढ़ी बड़ी हुई और सर के बाल बिखरे हुए थे। कपड़े गलीज थे, पतलून खून आलूद थी और उसका चेहरा सूख कर जर्द हो गया था। इसने दीवार के साथ पीठ लगा रखी थी और यूं मालूम होता था जैसे वो मर चुका हो या मर रहा हो। इसकी आंखें जर्द थीं। ये भूख, प्यास, शब बेदारी और जिस्मानी अजियत के असरात थे। मुझे देखकर उसने आंखें जरा सी खोलीं। मैंने उसके पास बैठकर कहा, आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उसने सर दीवार के साथ लगा रखा था। जरा सा चेहरा घुमाकर उसने देखा और पूछा, तुम्हें भी इन लोगों ने बुला लिया है? तुम क्या पूछना चाहते हो? मुझे जो कुछ मालूम था बता चुका हूँ। मिलिट्री पुलिस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उससे कहा, मैं मुसलमान मेजर के कत्ल की तफ्तीश के लिए आया हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसे किसने कत्ल किया है? मैंने पूछा। किसी ऐसे कातिल ने जिसे मैं नहीं जानता, कर्नल जॉनसन ने जवाब दिया। चंद और सवाल जवाब हुए। आखिर कर्नल जॉनसन ने कहा, मिलिट्री पुलिस हर 3 घंटे बाद मुझसे यही सवाल पूछती है जो तुमने पूछा है। मुसलमान मेजर को मैंने कत्ल किया है न कराया है, ऐसे इक़दाम की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हारे अगवा में मौके पर गिरफ्तार हुआ था। हिंदू लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे गिरोह के 2 और आदमी भी पकड़े गए। लड़की ने सबसे पहले इकबाल जुर्म किया जो मुझे भी करने के लिए कहा गया तो मैंने भी इकबाल जुर्म कर लिया। मैंने मान लिया कि मैं जर्मनी हूँ। अब मेरे लिए सजाए मौत है जो टल नहीं सकती। अगर मैं कत्ल के लिए भी इतराफ़ कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस कत्ल की ज़रूरत नहीं थी। वो तो मेरा वफादार साथी था, उसको कत्ल करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। मेरी स्कीम के मुताबिक तुम्हें अपने घर बुलाने के लिए इकबाल जुर्म और सुल्तानी गवाह बनने का झांसा दिया था। यह अलग बात है कि मेरे अर्दली मोहम्मद खान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं ये राय भी नहीं दे सकता कि किसने कत्ल किया है। बहरहाल ये हमारा काम नहीं था। वो बड़ी ही नहीफ आवाज़ में बोल रहा था। उसने मुझसे सिगरेट मांगा। मैंने कभी सिगरेट या हुक्का पिया ही नहीं। मैंने उठते हुए कहा कि ला देता हूँ। उसने मुझे रोक दिया और कहा, ये लोग तो मुझे पानी भी नहीं देते। इन 7 दिनों में इन्होंने मुझे सिर्फ 3 दफ़ा हिंदुस्तानी पानी दिया है। मैं फिर भी मेजर के पास चला गया और उससे सिगरेट मांगा। उसने पूछा कि खुद पियोगे या कर्नल को दोगे? मैंने उसे बता दिया कि कर्नल को पिलाऊंगा। मेजर ने मुस्कुराकर एक सिगरेट और माचिस मुझे दिया और कहा, ये तुम्हारी खातिर है। कर्नल जॉनसन सिगरेट देखकर हैरान हुआ, मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ ताउन करो, मैं तुम्हें इस अजियत और तौहीन से आज़ाद करा दूंगा। उसने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, तुम्हारे साथ ताउन कर चुका हूँ। मेजर के कत्ल के सिलसिले में मेरे साथ वक्त ज़ाया न करो। मुझे तुम अजियत से आज़ाद नहीं करा सकते। ये लोग मुझे कह रहे हैं
کہ میں اپنا تمام تر مشن انہیں بتا دوں اور اپنا سارا گروہ پکڑوا دوں۔ یہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں اپنے ملک سے اپنے ملک کی خاطر نکلا تھا۔ میرے ملک کے سپاہی جنگ میں مر رہے ہیں، ان کی لاشیں سارے یورپ میں بکھر رہی ہیں۔ میں اپنے محاذ پر لڑ رہا ہوں۔ میں اپنے ملک کے ان جانثاروں کو دھوکہ نہیں دوں گا جو جانیں کر چکے قربان اور کر رہے ہیں۔ میری قوم پہلی جنگ عظیم کی شکست کا انتقام لے کے رہے گی۔ سارے یورپ پر، برطانیہ اور افریقہ پر جرمنی کا جھنڈا لہرائے گا۔ میں اپنے سپاہیوں کی طرح جان دے دوں گا، جرمنی کے نام پر مر جاؤں گا، اپنے گروہ کو بے نقاب نہیں کروں گا۔ میرا رنگ سارے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ میں اپنے محاذ کو صرف اپنی جان بچانے کی خاطر تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں جرمن خون کی توہین نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز ابتدا میں بالکل مری ہوئی تھی۔ اس نے جب اپنے ملک کی بات شروع کی تو اس کی آواز میں جان آ گئی جو میں نے پہلے اس کے بنگلے میں دیکھی تھی۔ وہ جو ایک لاش کی طرح بے حال تھا، جوانوں کی طرح سیدھا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ انسپکٹر، تم یہ باتیں شاید سمجھ نہ سکو۔ تم غلامی میں پیدا ہوئے ہو، تم نہیں جانتے کہ قومی وقار کیا ہوتا ہے۔ تم کوئی قوم نہیں ہو، تمہارا کوئی ملک نہیں ہے۔ تم ایڑیاں جوڑ کر سلیوٹ کرنے یا جھک کر سلام کرنے کے عادی ہو۔ اس لیے اس ہندو لڑکی نے اور میرے ان دونوں ہندوستانی ساتھیوں نے اقبالی جرم کر لیا ہے۔ میں نے انہی کی وجہ سے اقبالی جرم کیا، لیکن اس میں صرف اپنی ذات کو بے نقاب کیا ہے، اپنے گروہ کو ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم ان انگریزوں کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا تم بالکل نہیں جانتے کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ مجھے محمد خان نے اردلی بن کر دھوکہ دیا ہے۔ اس نے انگریزوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ میرا گروہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے گروہ کو جب پتہ چلے گا کہ ہمیں محمد خان نے گرفتار کروایا ہے تو وہ اسے ایسے طریقے سے قتل کریں گے کہ قاتل کا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ ایسی بہت سی باتیں ہوئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میجر کے قتل میں کرنل جانسن کا کوئی ہاتھ نہیں۔ البتہ صوبیدار محمد خان کے متعلق کرنل نے جو دھمکی دی تھی وہ میں نے انٹیلی جنس کے میجر کو بتا دی اور اسے مشورہ دیا کہ تفتیش اور مقدمے کی کارگزاری سختی سے راز میں رکھی جائے، ورنہ محمد خان مارا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی مارا جاؤں۔ اس کے بعد مجھے اس گروہ کے ہندو ملزم کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے اسے کس حال میں دیکھا۔ وہ کمرہ اس طرح ہیبت ناک تھا جس طرح کرنل جانسن والا تھا۔ کمرے کے وسط میں پانی کا بڑا ٹب رکھا تھا۔ اس میں ہندو ملزم بالکل بے لباس بیٹھا تھا۔ ایک تو موسم سردیوں کا تھا، دوسرے یہ کہ کمرہ سرد تھا، گرم کپڑوں میں بھی سردی لگ رہی تھی۔ اس سردی میں ہندو ملزم کو برہنہ کر کے بٹھایا ہوا تھا۔ کمرے کے کونے میں بجلی کا پنکھا فل رفتار سے چل رہا تھا۔ اس کا منہ ملزم کی طرف تھا۔ ملزم کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ایک گورا سارجنٹ ہاتھ میں ڈنڈا لیے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ 6-7 دنوں سے اس کا یہی حشر ہو رہا تھا۔ یہ سارجنٹ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ 3 ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو سارجنٹ نے مجھے کہا، پہلے دن یہ کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ میں اردو کے سوا اور کوئی زبان ہی نہیں جانتا۔ اب انگریزی بھی بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی جرمن زبان بھی جانتا ہوں۔ میں اسے تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن جاسوسی کی واردات کی سراغ رسانی بڑا ہی دشوار کام ہے۔ اس میں تشدد لازمی سمجھا جاتا ہے، مگر اتنے زیادہ تشدد کے باوجود یہ ہندو ملزم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا جو اس نے اقبالی جرم میں لکھوایا تھا۔ اسے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ پورے گروہ کی نشاندہی کرو، اپنا مشن بیان کرو اور جاسوسی کا طریقہ بتاؤ۔ وہ کہتا تھا کہ کرنل جانسن کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں اور اسے گروہ کے کسی اور ممبر سے واقفیت نہیں۔ میں نے اس سے میجر کے قتل کے متعلق پوچھا، بہت جرح کی، مگر اس نے رو رو کر لا علمی کا اظہار کیا اور وہی باتیں بتائیں جو کرنل جانسن بتا چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے شہر کے ایک ہوٹل میں چائے کی دعوت کے بہانے میٹنگ کی تھی جس میں کرنل جانسن، مقتول میجر، ہندو لڑکی اور اینگلو انڈین ایک اور ملزم شامل تھا۔ صوبیدار محمد خان اس میٹنگ میں شامل نہیں تھا۔ اسے اس گروہ نے اپنا آدمی سمجھا تھا۔
मीटिंग में मेरे अगवा और कत्ल की स्कीम तैयार हुई थी। मकतूल ने बताया था कि उसने मुझे बंगले में बुलाने के लिए ये झांसा दिया है कि वो एक वाले जुर्म करेगा। इस पर सबकी ड्यूटियां मुकर्रर हुई थीं। ये लोग बंगले से मुझे अगवा करने गए तो अंदर मेजर मरा पड़ा था। मोहम्मद खान पर इन सब का मुकम्मल एतमाद था। इस हिंदू से भी इसके सिवा कुछ पता न चला कि इन्हें मेजर को कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पूरी दयानतदारी से इस स्कीम में शामिल था। इससे फारिग होकर मैंने तीसरे मुलजिम एंग्लो इंडियन के पास जाने के लिए कहा तो मुझे कहा गया कि तमाम मुलजिमों से मेजर के कत्ल के मुतालिक पूछा जा रहा है, यानी टॉर्चर परेड में ये सवाल भी शामिल था कि मेजर को किसने कत्ल किया है। मैंने एंग्लो इंडियन से मिलना ज़रूरी न समझा, अलबत्ता हिंदू लड़की से मिलना बहुत ज़रूरी था। इससे मैं मकतूल के घरेलू हालात मालूम करना चाहता था। मैं अब इस यकीन तक पहुंच चुका था कि मकतूल को जासूसों के गिरोह ने कत्ल नहीं किया। अब मैं सारी तवज्जो मकतूल की बीवी और उसके मुंह भोले भाई अरशद पर मरकूज करना चाहता था। इस सिलसिले में मुझे तवक्को थी कि हिंदू लड़की से कोई काम की बात मालूम हो जाएगी। मैंने इंटेलिजेंस के मेजर से कहा कि वो मुझे लड़की के कमरे में जाने दे। उसे वजह भी बताई। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम इसे इसी हालत में देखना पसंद करोगे जिस हालत में वो है। मैं उसका मतलब समझ गया कि वो अच्छी हालत में नहीं थी, उसे भी टॉर्चर से गुजारा जा रहा था। मेरा ख्याल था कि अंग्रेज़ अफसरों का किरदार गोरे सिपाहियों से बहुत बुलंद होगा, लेकिन इस मेजर ने मुझे आंख मार के कहा, लड़की को अपनी तहवील में समझो, तफ्तीश के अलावा जितना वक्त चाहो इसके साथ गुजार सकते हो। मुझे इसका मजाक कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैंने साहब बहादुर को खुश करने के लिए गुलामाना हंसी हंसी। उसने मुझे इशारे से बताया कि चौथा कमरा है, उसके सामने खड़े हो जाओ। अंदर से जब 2 सिपाही बाहर आ जाएं तो तुम अंदर चले जाना। मैं उसका शुक्रिया अदा करके चौथे कमरे के दरवाजे के साथ खड़ा हो गया। दरवाज़ा बंद था। अंदर से लड़की की दबी दबी घुटी घुटी आवाज़ें आ रही थीं। वो अंग्रेज़ी में कह रही थी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे गोली मार दो। वो बड़ी ही सख्त अजियत में मुब्तला थी। मैं इस किस्म की आवाज़ें बर्दाश्त ना कर सका और बरामदे में टहलने लगा। ये बरामदा नहीं था, बल्कि सामने कमरों के कॉरिडोर था, तारीक और बदबूदार। चंद मिनट बाद 2 ग्रांडील गोरे सिपाही कमरे से निकले और झूमते हुए चले गए। मैं कमरे में गया। ये कमरा भी जालों की बहुतायत से हौलनाक लग रहा था। हल्की सी रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। दूसरों की निस्बत ये कमरा छोटा था और ऐसे शक लग रहा था कि जैसे ये कमरा नहीं, कार है। मैंने लड़की को जिस तरह देखा, उसके बाद मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। खूबसूरत और जवान लड़की इतने से ही दिनों में हड्डियों का पंजर बन चुकी थी। औरत का औरत होना उसकी बहुत बड़ी बदनसीबी होती है, और मजबूर या मुजरिम औरत की खूबसूरती तो उसके लिए लानत बन जाती है। इस लड़की को बेहद शर्मनाक अजियत दी जा रही थी। मैं बाहर निकल आया और मेजर से जाकर कहा कि एक कंबल दो। फिर मैं इस लड़की के पास गया और उसको कंबल दिया। अगर मैं उसे सहारा न देता तो वो उठ नहीं सकती थी। उसने कंबल ओढ़ लिया और वहीं बैठी रही। मैं उसके पास फर्श पर बैठ गया। तब मैंने देखा कि उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। मैंने उसे कहा कि ये लोग जो कुछ पूछते हैं वो सच सच बता दो, वरना तुम्हें वो इसी तरह शर्मनाक अजियतें दे देकर मार डालेंगे। मुझे जो कुछ मालूम था बता चुकी हूँ, उसने कहा। मैंने जिन अफसरों से राज की बातें मालूम की वो सब बता दी हैं, और ये भी बताया है कि मैं ये बातें कर्नल जॉनसन को बता दिया करती थी। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि वो ये बातें जर्मन इंटेलिजेंस तक किस तरह पहुँचाता था। मुझे जो उजरत मिलती थी वो भी बता दी है, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। कहते हैं कि गिरोह के हर एक आदमी का अता पता बताओ, और ये भी बताओ कि मुसलमान मेजर को किसने कत्ल किया है। लड़की ने बताया, मिलिट्री पुलिस मुझे गिरफ्तार करके यहाँ ले आई थी। सारी रात जगाए रखा और तंग करते रहे। मैंने अगले रोज़ इकबाल जुर्म कर लिया। फिर ये दूसरी बातें पूछने लगे जो मुझे मालूम नहीं थीं। ये मुझे खाने को भी इतना ही देते हैं कि मैं मर ना जाऊं।
ये लड़की मुजरिम थी, गुनहगार थी। उसने मुसलमान मेजर का घर उजाड़ दिया था। मेजर इसी की दोस्ती की वजह से कत्ल हुआ था। इस लड़की ने मालूम नहीं कितने खामिदों के दिलों से उनकी बीवियों की मोहब्बत निकाल दी थी। वो जासूसी जैसे संगीन जुर्म की मुजरिम थी। वो हिंदू थी। उसके जुराहिम, गुनाहों और मजहब के बावजूद उसे इस हालत में देख के मेरे आंसू निकल आए। मैंने भी औरतों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने मुझे परेशान भी किया था। इनमें से बाज़ ने मुजरिम होते हुए जुर्म से पर्दा उठाने से इनकार किया था, मगर मैंने ज़बानी धमकी के सिवा कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया था। कभी सोचा भी नहीं था कि थर्ड डिग्री का तरीका किसी औरत पर इस्तेमाल करूँगा। मुझे कर्नल जॉनसन की बातें याद आईं। उसने कहा था कि तुम नहीं जानते कौमी वक़ार क्या होता है। तुम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो, झुककर सलाम करने के आदी हो। मैं उठ खड़ा हुआ और बेचैनी के आलम में टहलने लगा। मैं भूल चुका था कि मैं अंग्रेज़ी पुलिस का थानेदार हूँ। मुझे इस इमारत के मुतालिक ये रवायत याद आने लगी कि यहाँ 1857 में मुसलमान लीडरों और उनके बाल बच्चों को कैद करके भूखा प्यासा मारा गया था। मैं ये नहीं कह सकता था कि इस रवायत में सदाकत थी या नहीं, लेकिन इसमें ज़रूर सदाकत थी कि 1857 में मुसलमानों ने आज़ादी की जंग लड़ी थी, मगर हार गए थे, और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया था, इससे आसमान भी कांप गया था। अंग्रेज़ों ने पर्दानशीन मस्तूरात को सरेआम जलील व ख्वार किया और मुसलमान बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारा था। गांव के गांव साफ कर दिए थे। मैंने उस दौर के मुतालिक जो कुछ पढ़ा था वो मेरी आंखों के सामने आ गया। इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों में बांधने के लिए अंग्रेज़ों ने ऐसी ऐसी दरिंदगी की थी जिसे याद करके अंग्रेज़ की औलाद के भी रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। अब एक और लड़की इनके जाल में आ गई थी। वो बेशक हिंदू थी, मगर मेरे लिए वो औरत थी, गुलाम थी। वो बदकारी सही, लेकिन अंग्रेज़ अफसर उसके साथ कौन सी नेकी कर रहे थे। तफ्तीश की ज़हमत से बचने के लिए उसको वहशी किस्म के गोरों से ख़राब करा रहे थे, और अंग्रेज़ मेजर खुश हो रहा था। वो मजाक के मूड में था। मेरे जी में आई कि इस मेजर से जाकर कहूँ कि ये लड़की मेरे हवाले कर दो और मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 सुराग रसान दे दो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि टार्चर के बगैर लड़की से सारे गिरोह की निशानदही करा दूंगा। मगर मैंने इसे चैलेंज की जुर्रत न की, क्योंकि ये केस मुझे नहीं मिल सकता था और न ही मेरी कोई हैसियत थी। मुझे इस लड़की के बाप पर गुस्सा आया, जिसने दौलत के नशे में या दौलत कमाने के लालच में लड़की को अंग्रेज़ अफसरों से मुतारिफ कराया और इसे एडवांस और सोशल बना दिया था। इस बदबख्त बाप ने लड़की को ठेके हासिल करने और बिल पास कराने का जरिया बनाया था। लड़की को इस कार में वहशी गोरों के आगे फेंकने का जिम्मेदार उसका बाप था। आप मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं, लड़की ने सिसक कर कहा। मेरी मदद करें। इन्हें कहें कि मुझे और कुछ पता नहीं। मुझ पर मुकदमा चलाएं और या फिर मुझे गोली मार दें या फांसी दे दें। निजात का यही एक जरिया है कि वो जो पूछते हैं इन्हें बता दो। मैंने कहा, जासूसी की तफ्तीश के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे मेजर के कत्ल के मुतालिक कुछ बता दो। मैं कुछ नहीं जानती, उसने झुंझुला कर कहा। अपने खुदा के नाम पर मान जाओ कि मैंने उसे कत्ल नहीं कराया। वो तो मेरे गिरोह का मेंबर था। अच्छा, मैं मान लेता हूँ, मैंने कहा। मैं जो कुछ पूछूं वो सच सच बता दो। मकतूल के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे थे। एक तो वो मेरे गिरोह का मेंबर था, लड़की ने जवाब दिया। वो ठेकेदारों से रिश्वत बहुत लेता था और मुझे खूब ऐश कराता था। मैं इसकी हर बात मानती थी, बल्कि इसकी बेनिकाही बीवी बनी हुई थी। उसने कभी तुम्हें शादी के लिए कहा था, मैंने पूछा। तुमने कभी इसके साथ शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। मुझे शादी की क्या ज़रूरत थी, उसने जवाब दिया। मुझे कर्नल जॉनसन ने शादी के लिए कहा था, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं सारी उम्र आज़ाद रहना चाहती हूँ। मेरे लिए मर्दों और दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेजर यानी कि मकतूल ने शादी का कभी इशारा भी नहीं किया था। ये कहकर उसने भिखारियों की तरह कहा, मुझे पानी पिलाते हैं। ये लोग मुझे पानी भी तरसा तरसा कर देते हैं। मैं मेजर के पास चला गया। उसके कमरे में 3 अफसर बैठे चाय पी रहे थे। मैंने मेजर से कहा कि 1 गिलास पानी और चाय की 1 प्याली चाहिए। मेजर ने मुस्कुराकर कहा, आप हमारे मुलजिमों को ख़राब कर रहे हैं। मैंने उसे कहा, मेरा तरीक़ा तफ्तीश मुख्तलिफ है। ये लड़की मेजर के मुतालिक कुछ काम की बातें बता रही है। मेजर ने मुझे चाय की 1 प्याली बना दी और पानी का गिलास भी दे दिया।
मैं प्याली और गिलास उठाए लड़की के पास गया। उसने लपक कर गिलास मुझसे छीन लिया, मगर जब होंठों से लगाया तो मैंने गिलास पकड़ लिया और उसे कहा, आहिस्ता आहिस्ता पियो। वो पानी पी चुकी तो मैंने चाय की प्याली उसके हाथ में दे दी। वो इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि उसका हाथ चाय की प्याली का बोझ भी ना उठा सका। मैंने उसके हाथ से फिर प्याली ले ली और उसे अपने हाथ से चाय पिलाने लगा। उसने डूबी हुई आवाज़ में कहा, मैं आज रात मर जाऊंगी, मेरे जिस्म में कुछ नहीं रहा। चाय ने उसके जिस्म में ज़रा सी जान डाल दी। मैंने उससे पूछा, मकतूल तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता था? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। अगर वो कहता भी तो भी मैं कभी न मानती। अपनी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे? इस सवाल के जवाब में और इसके बाद मेरे बहुत से सवालों के जवाब में उससे मुझे जो मालूमात मिली वो तफसीलन ये थी कि मकतूल ने अपनी बीवी को सोशल बनाने की कोशिश की थी, जो बीवी ने कामयाब न होने दी। हिंदू लड़की की राय के मुताबिक मकतूल की बीवी बेहयाई पसंद नहीं करती थी। दूसरी वजह यह थी कि उसे इस हिंदू लड़की का अपने खाविंद के साथ इतना गहरा मेलजोल पसंद न था। मकतूल को अपनी बीवी से दिली मोहब्बत थी। उसकी बीवी ने जब हिंदू लड़की पर मकतूल के साथ एहतजाज और झगड़ा शुरू कर दिया तो मकतूल बहुत परेशान हुआ। उसने इस हिंदू हसीना से 2-3 बार कहा कि वो इसकी दोस्ती से दस्तबरदार होना चाहता है। वो अपनी बीवी को नाराज़ नहीं करना चाहता था, मगर वो जासूसी के जिस जाल का हिस्सा बन चुका था उससे उसका जिंदा निकल आना मुमकिन नहीं था। लड़की ने बताया कि जासूसी ऐसा काम है कि इससे अगर कोई मेंबर अलग हो जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि नहायत अहम राज और गिरोह की दुखती रगें उसके हाथ में होती हैं। वो किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। एक बार उसने कर्नल जॉनसन से कहा कि वो वादा करता है कि वो कोई राज फाश नहीं करेगा, उसे अलग कर दिया जाए। लेकिन कर्नल जॉनसन ने उसे नहायत अच्छे अल्फाज में कायल कर लिया कि वो अलग ना हो। अलग ना होने का नतीजा ये भी था कि वो इस लड़की से भी अलग नहीं हो सकता था। लड़की में इतनी कशिश थी कि जब लड़की और शराब इकट्ठी हो जाती थी तो मकतूल को होश नहीं रहता था। लड़की ने मकतूल की बीवी के साथ दोस्ताना काटने और उसे सोशल बनाने की कोशिश की थी, मगर बीवी ने उसे ये कहकर धुतकार दिया था कि मैं हिंदू की बच्ची नहीं, मुसलमान बाप की बेटी हूँ। तुम्हारा मजहब सच्चा होता तो तुम में गैरत और हया भी होती। इसके बाद ये लड़की मेजर से मिलती रही, उसकी बीवी के सामने नहीं गई। एक रोज़ मकतूल ने इस लड़की को बताया कि रात उसकी बीवी ने उसे कर्नल जॉनसन और लड़की को शर्मनाक हालत में देख लिया है। वो बहुत परेशान था। इससे कुछ ही रोज़ बाद मकतूल ने हिंदू लड़की को बताया कि उसके घर में बिरादरी का एक आदमी आने लगा है, जो अच्छे चाल चलन का आदमी नहीं। मकतूल कुछ परेशान सा था। फिर जूं-जूं दिन गुजरते गए मकतूल अपनी बीवी के मुतालिक शक व शुबे का इजहार करने लगा। इस हिंदू लड़की ने भी इस आदमी को देखा था, वो अरशद था। लड़की ने मुझे बताया था कि वो मर्दों की डील-डोल और अंदाज से उनकी नीयत और अखलाक का पता चला लेती है। अरशद को उसने सिर्फ एक बार देखा था और उसने अरशद के मुतालिक मेजर से कहा था कि ये शख्स शरीफ आदमी हो ही नहीं सकता। मकतूल ने लड़की को एक रोज़ ये बताया कि उसने अपनी बीवी को मैके भेज दिया है। अरशद के मुतालिक झगड़ा हुआ था। बीवी ने उसे कहा था कि तुम इस हिंदू लड़की से ताल्लुक़ तोड़ लो और मैं अरशद से ताल्लुक़ तोड़ लूँगी। मकतूल की बीवी 1.5-2 महीने से मैके में थी। इस दौरान अरशद 2 दफ़ा मकतूल के पास आया और उसे कहा कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। ये बात मेजर यानी कि मकतूल ने हिंदू लड़की को बताई थी। इससे मकतूल का शक पुख्ता हो गया कि अरशद उसकी बीवी के साथ शादी करना चाहता है। मेरे लिए लड़की का ये बयान एक नया इंकिशाफ था। मैंने मकतूल को तफ्तीश के दौरान बताया था कि उसकी बीवी और अरशद के ताल्लुकात काबिल एतराज़ नहीं, वो तुम्हारे साथ नाटक खेल रहे हैं। वो मेरी इस बात पर मकतूल सोच में पड़ गया था, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि उसे इत्मीनान हुआ था कि उसकी बीवी ने उसके साथ बेवफाई नहीं की। मकतूल ने उस वक्त मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई थी कि अरशद ने उसे कहा है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। मकतूल ने अरशद के मुतालिक ये बात तुम्हें कब बताई थी? मैंने उससे पूछा। जिस रोज़ आपने दूसरी बार उससे तफ्तीश की थी। इससे अगले रोज़ या शायद 2 रोज़ बाद, लड़की ने जवाब दिया। मैं अपने मिशन से वापस आई तो घर जाने से पहले कर्नल जॉनसन के फिर इस मेजर के बंगले में गई थी। अपनी काम की बातें कह सुनकर मेजर ने बताया कि आज अरशद आया था, कहता था कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। मैंने उसके साथ तुर्श कलामी की तो अरशद ने धमकी के लहजे में कहा था कि ये बीवी तुम्हारे घर नहीं आएगी, अगर आएगी तो तुम इस दुनिया में नहीं होगे।
मेजर बहुत परेशान था। उसने ये भी कहा था कि उसका काम जासूसी ने उससे इतनी प्यारी बीवी छीन ली है। ये इस हिंदू लड़की और मकतूल की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद लड़की के बाप ने मुझे ये इत्तला दी थी कि लड़की वापस आ गई है। मैंने लड़की को थाने बुलाकर बाप की शख्सी जमानत पर उसे पाबंद कर दिया था। मैं हैरान हुआ कि मेरा कोई मुखबिर इस लड़की को मेजर के बंगले में जाते हुए और निकलते हुए नहीं देख सका था। मैंने लड़की से चंद और ज़रूरी बातें पूछीं और जब जाने लगा तो उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। इससे तो अब रोया भी नहीं जाता था। सिसक सिसक कर मिन्नतें करने लगी कि इन लोगों से मुझे निजात दिलाओ। वो जालिमों के शिकंजे में आई हुई थी। मैंने उसे झूठी तसल्ली दी कि उसे इस अजियत से छुड़ाने की कोशिश करूँगा। कमरे में ऐसी बेहुदा बदबू थी कि मुझे मतली हो रही थी। कमरा बड़ा ही सर्द था। मैं जानता था कि मेरे यहाँ से निकलते ही गोरे से कंबल भी ले लेंगे जो उन्होंने मेरी खातिर दिया था। ये शहजादी थी। बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसरों पर उसने हुस्न का जादू चलाया था। इसने सही मायनों में दिलों पर बादशाही की थी और अंग्रेज़ अफसरों के सीनों से राज निकाल कर जर्मनी पहुँचाए थे। मैंने इस शहजादी को ऐसी जिल्लत में देखा तो खुदा याद आ गया। मैं उसे इस हालत में छोड़ आया जिससे उसका जिंदा बच निकलना मुमकिन नहीं था और वो शायद जिंदा रही भी नहीं। इंटेलिजेंस के मेजर का शुक्रिया अदा करके मैं वहाँ से इस तरह भागा जैसे ये लोग मेरे साथ भी यही करके मुझे किसी गार जैसे यक कमरे में बंद कर देंगे। मेरा ख्याल है कि मेरे सिवा इस बारूद खाने के अंदर का राज किसी और को मालूम नहीं हो सका। मुझे ये भी यकीन है कि ये मुल्ज़िम इस राज को अपने साथ ही कब्रों में ले गए होंगे। वहाँ से मैं निकला तो दिल पर बहुत बोझ था। ऐसे लगता था जैसे मैं अगले जहान में दो सुइयों को देखकर आया हूँ। थाने में गया तो बहुत देर तक अपने केस के मुतालिक कुछ सोच ही न सका। ये हिंदू लड़की आंखों के सामने से हटती ही नहीं थी। अंग्रेज अफसरों ने इसे दरिंदों और वहशियों जैसे गोरों के आगे फेंक दिया था। बेशक वो मुजरिम थी लेकिन शहादत और सबूत हासिल करने के और तरीके भी हैं। मुझे कुछ ऐसे गुस्सा आ रहा था जैसे अंग्रेज सारे हिंदुस्तान की ही अजमत दरी कर रहे हों। रात के वक्त मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता कत्ल की तहकीकात की जानिब आ गया। हिंदू लड़की के बयान के मुताबिक अरशद ने मकतूल को धमकी दी थी कि वो बीवी को तलाक दे दे और कहा था कि इसकी बीवी इसके घर नहीं आएगी। अगर वो आई तो मकतूल इस दुनिया में नहीं रहेगा। मुझे तो अरशद ने कहा था कि वो इस भोली भाली लड़की की यानी कि इसकी बीवी की खातिर मकतूल को राह रास्त पर लाना चाहता है। फिर तलाक पर क्यों जोर दे रहा था। इसके साथ ही मुझे अरशद के चंद अल्फाज याद आए जो उसने मेरे साथ बातें करते हुए कहे थे। उसने कहा था कि लड़की यानी कि मकतूल की बीवी के लिए मैं इस किस्म के 1 दर्जन मेजर कत्ल कर सकता हूँ। और फिर उसने मकतूल की बीवी की बेहद तारीफ की थी। इधर हमारी बीवी है जैसे खुली पर गाय बंधी हुई हो। इसके साथ ही मुझे उसकी बीवी की ये बात याद आई कि अरशद ने कहा था कि मुझसे तलाक ले लो। मैंने उस वक्त भी अरशद के मुतालिक ये राय कायम की थी कि वो गैर मामूली तौर पर दिलेर और खुशबाश आदमी है। मकतूल के मुकाबले में वो खूबरू भी था और उसमें ऐसी कशिश थी कि औरत ज़ात उसे पसंद करे। मकतूल की बीवी भी खूबसूरत और पुरकशिश कद काट की थी। वो सीधी सादी औरत नहीं थी। इसके बोलने के अंदाज से मैंने सोचा था कि इसमें खुद एतमादी और जुर्रत मौजूद है। अब हिंदू लड़की ने जो इंकिशाफ किया था इससे मुझे शक हो गया था कि मेजर को इसकी बीवी और अरशद ने ही कत्ल कराया है। मगर ये शक यकीन में बदल जाता तो भी मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि कोई सबूत नहीं था, कोई शहादत नहीं थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता था कि अरशद पर साबित कर देता कि तुम कातिल हो, लेकिन अदालत में उसे कातिल साबित करना मुमकिन नहीं था। मुझे अरशद से अगर वो वाकई कातिल था इकबाल जुर्म कराना था और शहादत इसी से हासिल करनी थी। मुझे पत्थर से दूध निकालना था। मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आया कि मैं मकतूल की बीवी से मिलूं, लेकिन बेकार था। इसके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं था। अकल ने कहा कि अरशद पर हमला करो मगर ज़रा बचकर। मैंने उसी वक्त एक कांस्टेबल भेजकर अपने 2 निहायत होशियार और अक्लमंद मुखबिर बुलाए। इन्हें दूसरे दिन 12 बजे से पहले 2 खबरें लाने को कहा और इन्हें मामूल की उजरत के अलावा इनाम का लालच भी दिया। इनमें एक जेब तराश था, 2 दफ़ा का सज़ा याफ्ता था, तीसरा का मुकदमा अभी अभी अदालत में गया था। वो जमानत पर रिहा था।
मैंने उसे कहा कि अगर कोई ये मालूमात ले आए तो मैं उसका ये मुकदमा अदम सबूत की बिना पर बरी करा दूंगा। दूसरे दिन सूरज निकलते ही मैं अरशद के ससुराल चला गया और उसके ससुर से मिला। मुझे उसकी बेटी बहुत बड़े खतरे में नजर आ रही थी। वो मुझे अभी कोई सबूत नहीं मिला था कि कातिल अरशद ही है, लेकिन पुलिस वालों की एक जो फालतू रग होती है ना, वो फड़कने लगी थी। मुझे कुछ ऐसा नजर आने लगा था कि मेजर कत्ल हुआ है तो कातिल अब अपनी बीवी को कत्ल करेगा ताकि मकतूल की बीवी के साथ शादी कर सके। बिरादरी में बिलावजह तलाक नहीं दी जा सकती थी। ऐसे कई केस मेरे हाथों से गुजर चुके थे। मैं सीधी सादी औरत को बचाने की तरकीब कर रहा था। इसके अलावा कुछ बातें भी पूछनी थी ताकि अरशद के सामने जाऊं तो उसे कामयाबी से घेर सकूं। उसके ससुर से मैं मिला तो मालूम हुआ कि अरशद 3 रोज गुजरे अपनी बीवी को अपने साथ ले गया है। ये तो मुझे मालूम हो चुका था कि बुजुर्गों ने उनका समझौता करा दिया था। मैं अब ये मालूम करना चाहता था कि अरशद अपनी बीवी को बादल नाखास्ता ले गया था या हंसी खुशी ले गया था, या उसका रवैया कैसा था। मेरे दिमाग में एक नई सोच आई थी। उसकी तस्दीक या तरदीद के लिए मुझे ये मालूमात हासिल करनी थी। अरशद का ससुर मेरी बात समझ ही न सका। बड़ी मुश्किल से मैंने इससे मतलूबा राय हासिल की। उसने बताया कि वही अरशद जो अपनी बीवी को पल्ले ही नहीं बांधता था और इसे जान छुड़ाता फिरता था, अब अपनी बीवी को इस तरह जिद करके ले गया कि बीवी के वालिदैन किसी वजह से 2 रोज बाद भेजना चाहते थे, लेकिन अरशद कह रहा था कि अभी ले जाऊंगा। ये उसका मुतालबा था? मैंने पूछा। या जिद थी? नहीं जी, ससुर ने जवाब दिया। अंदर अपनी बीवी के पास चला गया और उसे कहने लगा कि अभी मेरे साथ चलो, मैं तुमसे घर जाकर माफ़ी मांगूंगा, आइंदा तुम्हें शिकायत नहीं होगी। आप उसके इस रवैये से खुश हुए होंगे? हाँ जी, उसने कहा। उसने मेरी बेटी को कबूल कर लिया था। क्या आप हैरान नहीं हुए थे कि उसका रवैया अचानक इस तरह बदल गया है? मैंने अपनी बीवी से हैरत का इजहार किया था। उसने जवाब दिया, मेरी बीवी ने कहा था कि दीवान साहब का तावीज़ काम कर गया है। उसने दीवान साहब एक मशहूर मज़ार था उस वक्त। उनका तावीज़ अरशद को उसकी बीवी के हाथों पानी में घोलकर पिलाया था। आपने अरशद के घर जाकर देखा है? क्या आपकी बेटी अरशद के साथ अब मुतमईन है? उसे कभी गए अभी 3 ही रोज़ तो हुए हैं, उसने जवाब दिया। इतनी जल्दी हमारा जाना अच्छा नहीं लगता। अरशद कहेगा कि ये लोग जासूसी करने आए हैं। आप जाकर देखें, मैंने उसे कहा। क्यों? उसने पूछा। कोई गड़बड़ है? मुझे डर है कि अरशद का पीर आपके दीवान साहब से ज़्यादा कामिल है, मैंने उसे कहा। आप या आपके घर का कोई फर्द अरशद के घर जाए और अगर आपकी बेटी में कोई गड़बड़ नजर आए तो मुझे निहायत राजदारी से आज ही थाने आकर बताया जाए। अरशद का ससुर घबरा गया। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मेरा मकसद क्या है। मेरे तजुर्बात ने मुझे एक शक में डाल दिया था। ये शक गलत भी हो सकता था, लेकिन सुराग रसानी की इमारत शकूक की बुनियादों पर ही खड़ी की जाती है। मैंने अरशद के ससुर को यह भी सख्ती से कहा कि वह अरशद को न बताए कि मैं इसके घर आया था। इसे फौरन अरशद के घर जाने को कहकर मैं थाने चला गया। मुझे उन 2 मुखबिरों से रिपोर्ट लेनी थी जिन्हें मैंने रात को बुलाया था। जेब कुतरा मुखबिर 12 बजे के करीब आ गया। उसने निहायत काम की खबर दी। मैंने उसे कहा था कि ये मालूम करे कि अरशद के कपड़े कौन से धोबी के पास जाते हैं। वो अमीर आदमी था। मुझे यकीन था कि उसके कपड़े घर में नहीं धुलते होंगे। अगर उसने कत्ल खुद किया है तो उसके कपड़ों पर खून के छींटे ज़रूर पड़े होंगे। उसने कपड़े किसी धोबी को दिए होंगे, मगर ये उसी सूरत में हो सकता था जब कत्ल उसने खुद किया हो। वो रुपए पैसे वाला आदमी था। ऐन मुमकिन था कि उसने अपने किसी मज़ारे या काबिल एतमाद नौकर से मेजर को कत्ल कराया हो। इस सूरत में मेरे लिए सुराग रसानी नामुमकिन थी। बहरहाल ये भी एक शक था जिसका सहारा लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता था। दूसरा मुखबिर इस जेब कतरे से कोई 1 घंटे बाद आया। वो भी मतलूबा खबरें ले आया। उसने आकर बताया कि अरशद का अपना प्राइवेट टांगा है, कोचवान उसका मुलाजिम है। मुखबिर ने यह भी मालूम कर लिया था कि उस टांगे के दाएं पहिए के रबड़ में थोड़ा सा खला है। मैंने उसे यही हिदायत देकर भेजा था। ये मालूमात मैं खुद भी जाकर हासिल कर सकता था, लेकिन अरशद पर एक ही बार झपटना चाहता था। इससे पहले मैं उसे अपने मुतालिक शक में नहीं डालना चाहता था। मैंने उसी वक्त धोबी को लाने के लिए कांस्टेबल को भेज दिया। वो 1 घंटे बाद आया। अधेड़ उम्र आदमी था, खौफजदा था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसकी रही सही जान निकल गई। मैंने उसे कहा, मैंने तुम्हें सच बोलने के लिए बुलाया है। अगर झूठ बोलोगे तो यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे।
उसने हाथ जोड़कर वादा किया कि वो सच बोलेगा। अरशद के कपड़े तुम धोते हो? उसके चेहरे पर जो तब्दीली आई उससे मैं जान गया कि वो बात समझ गया है। उसने आहिस्ता से कहा, हाँ हुजूर, मैं ही कपड़े धोता हूँ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके मुंह के करीब ले जाकर राजदारी से पूछा, वो कपड़े उसे वापस दे दिए हैं? वो चुप रहा। मैंने कहा, सोचकर जवाब दो। अगर झूठ बोलना चाहते हो तो बेशक झूठ बोलो। मैं तुम्हें एक कातिल की मदद करने के इल्ज़ाम में 10 साल के लिए जेल भिजवा दूंगा। एक गरीब से धोबी के लिए इतनी सी धमकी काफ़ी थी। उसने थोड़ी सी पसोपेश की, कुछ ऐसी हरकतें भी की जैसे वो मेरी बात को समझ नहीं रहा। लेकिन मैंने जब उसे कहा कि पिछले बुध की रात उसने तुम्हें खून से लिथड़े हुए जो कपड़े दिए थे वो इसे वापस कर दिए हैं, उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूरे वाला, मैंने ये समझकर वो कपड़े ले लिए थे कि शायद वो खुद जख्मी हो गए हैं और ये उनका अपना खून है। आप कहते हैं कि मैंने एक कातिल की मदद की है। इसके बाद उसने मेरे सिर्फ पाँव नहीं छुए, बाकी उसने मिन्नत समाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने उसे तसल्ली देकर पूछा कि क्या वो कपड़े वापस कर दिए हैं? परसों वापस किए थे, उसने जवाब दिया, लेकिन शलवार से दाग पूरी तरह साफ नहीं हुए। उन्होंने कल फिर वापस कर दिए हैं, मेरे पास ही पड़े हैं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि कपड़े उसे कब दिए गए थे। उसके जवाब के मुताबिक कत्ल की अगली शाम उसे दिए गए थे और कपड़े अरशद का कोचवान लाया था। धोबी के कहने के मुताबिक दाग पक्के हो चुके थे। इन कपड़ों में शलवार, बोस्की की कमीज और बास्केट थी। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि कातिल अरशद है। जाहिर था कि मकतूल की बीवी भी कत्ल में शरीक थी। मैंने धोबी को, हेड कांस्टेबल को, 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और धोबी की दुकान पर चला गया। 2 आदमी बहैसियत मुशीर साथ ले लिए और उनके सामने धोबी से अरशद के कपड़े बरामद कराए। तीनों कपड़ों पर खून के मध्यम मध्यम छींटे थे। धोबी ने अभी इन्हें दोबारा भट्टी में नहीं चढ़ाया था। वो बेहद खौफजदा था और थर-थर काँप रहा था। उसने मुशीरों के सामने जो बयान रिकॉर्ड कराया, इसमें उसने ये भी लिखवाया कि अरशद के कोचवान ने उसे अरशद का ये पैगाम दिया था कि इन कपड़ों को दरपर्दा साफ करे और इसके उसे 20 रुपये मिलेंगे। मैंने कपड़ों की बरामदगी का मुशीरनामा तैयार करके इस पर धोबी का अंगूठा लगवाया और दोनों मुशीरों के दस्तखत लिए। वहीं से मैं अरशद के घर चला गया। ये कोठीनुमा मकान था, बड़ा खुला सा लान था, एक टांगा खड़ा था, बड़ा खूबसूरत प्राइवेट टांगा था। कोचवान घोड़े को थपकियां दे रहा था। मैं अपने स्टाफ के साथ अभी कुछ दूर था। अंदर से अरशद निकला और टांगे में बैठा। कोचवान अगली सीट पर बैठा और उसने टांगा मोड़ा। मैं रुक गया। टांगा हमारी तरफ आया तो मैं आगे हो गया। अरशद ने करीब आकर टांगा रुकवाया और कूदकर उतरा। मेरी तरफ आते हुए अपने मखसूस शगुफ्ता और लापरवाह से लहजे में बोला, हाओ मलिक साहब, आप किधर घूम फिर रहे हैं? देखा आपने खुदा ने उसे कैसी सज़ा दी है। मुझे बहुत अफसोस है कि वो मारा गया है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि ये इसकी बीवी की आह का असर है। मैंने इसके सिवा कुछ भी न कहा। टांगे में बैठो, हम भी आपके साथ चलेंगे, थाने जा रहे हैं। तो आओ न मलिक साहब, उसने पुरजोश आवाज़ से कहा, मैं आपको ले चलता हूँ। वो टांगे की तरफ चला तो मैंने ज़मीन पर देखा। कच्ची जगह थी। इस पर उसके जूते का वही निशान था जो बंगले और फसील के दरमियान और बाहर देखा गया था। दाएं पांव की एड़ी एक तरफ से मरम्मत शुदा थी। थाने में इसका मोल्ड मौजूद था। मैंने उसके साथ टांगे की पिछली सीट पर हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल अलग अलग सीट पर बैठ गए। अरशद ने कोचवान से कहा, छावनी के थाने चलो। टांगा चला तो मैंने कच्ची ज़मीन पर पहियों के निशान देखे। दाएं पहिए के निशान में थोड़ा सा खला पहिए के चक्कर के बाद साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में अरशद मकतूल के खिलाफ बातें करता रहा। उसने मुझसे पूछा कि कातिल गिरफ्तार हुआ या नहीं। मैंने उसे जवाब दिया कि आज कुछ सुराग मिला है, शायद शाम तक पकड़ा जाएगा। कौन है वो? उसने पूछा। अभी नहीं बता सकता, मैंने जवाब दिया, गिरफ्तारी के बाद बताऊंगा। फिर इधर उधर की बातें होती रहीं और थाना आ गया। कोचवान टांगे को थाने के अंदर ले गया। मैंने अरशद से कहा, आइए थोड़ी देर गपशप हो जाएगी। उसने जवाब दिया, फिर कभी हाजिर हूँगा, बहुत ज़रूरी काम है। वो मेरे साथ टांगे से उतरा। मैंने कोचवान से कहा कि तुम भी नीचे आ जाओ। एक कांस्टेबल से कहा कि टांगे को परे ले जाओ और हेड कांस्टेबल से कहा कि अरशद को हवालात में बंद कर दो और कोचवान को पिछले कमरे में ले चलो। अरशद का रंग उड़ गया, मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। उसकी ज़बान बंद हो गई।
हेड कांस्टेबल उसे बाजू से पकड़कर ले जाने लगा तो उसने हकलाकर कहा, मलिक साहब, ये बड़ी ज्यादती है। मैं अपने कमरे में चला गया। अरशद के कपड़ों का बंडल एएसआई रघुवीर सिंह के हवाले करके कहा कि इसका पार्सल तैयार कराओ, चिट्ठी भी तैयार करो। इस पार्सल को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए बड़ी दूर जाना था। फॉरेंसिक मेडिसिन एक ऐसा साइंसी तरीका है कि जिससे कपड़ों पर, फर्नीचर पर, दरी और कालीन वगैरह पर खून के दाग जो इतने बुझ जाएं कि इंसानी आंख से देखे भी ना जा सकें, इससे निशान नुमायां हो जाते हैं और मुसद्दका तौर पर पता चल जाता है कि ये दाग खून के हैं या नहीं। मैं उस कमरे में चला गया जहां कोचवान को भेजा था। ये तफ्तीश का कमरा था जिसमें मुझसे पहले एसएचओ मुलजिमों पर बेरहमी से तशद्दुद करके तफ्तीश किया करते थे। किसी मुलजिम को उस कमरे में ले जाने का मतलब ये होता था कि ज़बानी सवाल जवाब नहीं होंगे। कोचवान को उस कमरे में गए आधा घंटा हो गया था। कांस्टेबलों को अपनी ड्यूटी का इल्म था। मैं जब उस कमरे में गया तो 2 कांस्टेबलों ने मेरी हिदायत के बगैर और मुझसे पहले के थानेदारों के तरीक़ाकार के मुताबिक कोचवान को तशद्दुद के पहले मरहले में दाखिल कर दिया था। वो ये कि उसे पीठ के बल लिटा दिया गया था। एक डंडा ज़मीन से मुतवाज़ी दरमियान में से उसके मुंह में डालकर उसके दोनों सिरे रस्सियों से उसकी कलाइयों से बांधे हुए थे, यानी उसके बाजू दाएं बाएं फैले हुए थे। एक कांस्टेबल उसके सर की तरफ बेंच पर बैठा था जिसने दोनों पांव डंडे पर रखे हुए थे। पांव दबाने से डंडा कोचवान के मुंह, होठों के कोनों में उतर जाता था। कोचवान तड़पता था और उसके हलक से खर्राटे निकलते थे। कांस्टेबलों ने पिछली आदत के मुताबिक ये अमल शुरू कर दिया था। तशद्दुद के इस तरीक़ाकार का आधे घंटे ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी होता है। आदि मुजरिम सारा दिन भी सह जाते हैं। मैंने कांस्टेबलों से ये न कहा कि उन्होंने मेरे कहे बगैर इस पर तशद्दुद क्यों शुरू कर दिया है। इसकी बजाय मैंने उसके मुंह से डंडा हटाकर कहा, जो पूछूंगा सच सच बताओगे। उसके आंसू बह रहे थे। सिसक कर बोला, आप पूछे बगैर मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं। मैंने उसे इसी हालत में रहने दिया और मकतूल का नाम पूछा। तुम फलां वक्त मकतूल के बंगले में अरशद को टांगे पर ले गए थे। इसके साथ कहा, अगर तुमने झूठ बोला तो डंडा दोबारा मुंह में डाल दूंगा और कल इस वक्त तुम्हारे पास आऊँगा और मैं ये भी बता दूं कि अरशद भग पड़ा है, उसने जुर्म कबूल कर लिया है। जनाब, मैं तो इसका नौकर हूँ, उसने कहा। उसने कह दिया कि टांगा जोतो और चलो। मैं इसे मेजर साहब के बंगले में ले गया। उसने टांगा दूर रुकवाया और मुझे एक जगह बताकर कहा कि वहाँ खड़े रहना। वो अंदर चला गया। मैं टांगा उस जगह ले गया। थोड़ी देर बाद वो बंगले के बाहर वाली दीवार फलांग कर आया। उसने मुझे आवाज़ दी। मैंने टांगा मोड़ा और उसे बिठाकर घर ले गया। मैंने उसके हाथ खोल दिए और बिठा दिया। कांस्टेबल से कहा कि इसे पानी पिलाओ। इसे तसल्ली दिलासा दिया। वो बार बार कहता था कि उसका कोई कसूर नहीं, वो नौकर है, उसने हुक्म माना है। वो दरअसल गरीब मज़ारे था। मैं लोगों की हैसियत को अच्छी तरह समझता था। कानून के मुताबिक वो आनत जुर्म का मुजरिम था, लेकिन मैंने इसे बचाने का फैसला कर लिया। इस फैसले में मेरी खुदगर्जी भी शामिल थी। शहादत के लिहाज से केस पेचीदा था। मुझे सुल्तानी गवाह की ज़रूरत थी। इसके लिए कि आदमी मौजू था। मुझे बहुत हद तक यकीन था कि मकतूल की बीवी भी इस वारदात में शामिल है। इन तीनों में मौजू सुल्तानी गवाह कोचवान ही था। मैंने उसे कहा कि जो कुछ वो जानता है वो बता दे, फिर उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने होगा, फिर उसे जेल की हवालात में भेज दिया जाएगा और जब मुकदमा शुरू होगा तो उसकी गवाही के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। वो जेल के नाम से सख्त घबराया। मैंने तसल्ली दिलासा देकर उसे बताया कि उसे सज़ा के लिए नहीं बल्कि उसकी हिफाजत के लिए जेल में रखा जाएगा। बहरहाल उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन करा दिया कि वादा माफ गवाह क्या होता है और उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। उसने बयान दे दिया। मैंने अरशद के साथ कोई बात न की, उसे हवालात में बंद रहने दिया। अगले रोज़ एक तो उसका 7 रोज़ का रिमांड लिया और दूसरे इस कोचवान का बयान मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करा लिया। सुल्तानी गवाह बनाने की ज़मीन में जो कानूनी चाराजोई करनी थी वो भी कर ली और कोचवान को जेल की हवालात में भिजवा दिया। उसके बयान ने मेरा रास्ता साफ कर दिया। अरशद के चाल चलन के मुतालिक कोचवान ने बताया कि घर वालों से अलग रहता है, अपनी मर्जी करने वाला, यानी कि खुद सर और बागी किस्म का आदमी है। उसने बाप से जायदाद का हिस्सा अलग कर लिया है, लेकिन कोई नाराज़गी पैदा नहीं होने दी। सारी बिरादरी उससे डरती भी है और उसकी इज्जत भी करती है। हर किसी के काम आने वाला आदमी है।
برادری میں کوئی کسی مشکل میں پھنس جائے، ارشد بن بلائد پہنچ جاتا اور اس کی مدد کرتا ہے۔ مزاروں کے ساتھ اس کا سلوک بہت ہی اچھا ہے، کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، البتہ طوائفوں کا گانا سننے کا شوقین ہے، گھر سے دور بدکاری کراتا ہے۔ برادری میں اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں رہا کیونکہ وہ اس کے جوڑ کی نہیں۔ ارشد زندہ دل، خوش باش اور دوسروں کے کام میں بھاگ دوڑ کرنے والا انسان ہے۔ اس کے برعکس اس کی بیوی چپ چاپ، منہ بسوڑنے والی اور دوسروں کے کام میں دخل نہ دینے والی عورت ہے۔ ارشد خوبصورت جوان ہے اور اس کی بیوی عام سی شکل و صورت والی ہے۔ یہ شادی برادری کی پابندیوں کے تحت ہوئی تھی۔ ارشد کو یہ رشتہ بالکل پسند نہیں تھا، لیکن برادری کی خوشنودی کے لیے اس نے یہ رشتہ قبول کیا اور اسے نبھانے کی بھی کوشش کی۔ یہ کوچوان ارشد کا معتمد ملازم تھا۔ ارشد کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت کچھ جانتا تھا۔ چند ایک واقعات سنا کر اس نے ثابت کیا کہ ارشد میں غیر معمولی دلیری ہے اور وہ خطرہ مول لینے والا آدمی ہے۔ مقتول کی بیوی اس کی قریبی رشتہ دار تھی، گھروں میں آنا جانا تھا۔ ارشد کی بیوی جب ارشد کے پاس ہوتی تھی تو مقتول کی بیوی اس کے گھر آتی تھی۔ گھر میں برادری کی کتنی ہی قریبی رشتہ دار عورت کیوں نہ آئے، ارشد اندر نہیں جاتا تھا، سلام دعا کے بعد دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، لیکن مقتول کی بیوی جب آتی تھی تو وہ اس کے پاس ضرور بیٹھتا تھا۔ زیادہ تر ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ ارشد کی بیوی ان کے ساتھ ضرور بیٹھتی تھی، لیکن ان کے ہنسی مذاق میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ پھر برادری میں یہ خبر سنائی دینے لگی کہ میجر کی اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی ہے۔ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ میجر کی بیوی اور ارشد کے تعلقات ایسے ویسے ہو گئے ہیں۔ کوچوان کئی بار ارشد کو ٹانگے میں میجر کے بنگلے میں لے گیا۔ میجر کبھی گھر ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ 3-4 بار ارشد مقتول کی بیوی کو اس کے گھر سے اسی ٹانگے پر سینما دکھانے لے گیا تھا۔ کوچوان نے اپنی رائے یہ دی کہ اس نے انہیں نازیبا حرکتیں کرتے کبھی دیکھا تو نہیں، لیکن ان کی دوستی پاک بھی نہیں تھی۔ ارشد کی بیوی جب اپنے میکے چلی جاتی تھی تو مقتول کی بیوی ارشد کے پاس ضرور آتی تھی۔ کوئی 2 مہینے ہوئے، ارشد نے کوچوان کو بتایا کہ یار، اس حرام خور میجر نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ کوچوان جانتا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ مقتول کی بیوی گھر آ گئی تو کبھی ارشد اس کے گھر جاتا اور کبھی وہ ارشد کے گھر آ جاتی۔ اس دوران ارشد اور اس کی بیوی میں جھگڑا چل پڑا۔ وہ مقتول کی بیوی کا ارشد کے ساتھ دوست آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ارشد نے تنگ آ کر اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا۔ اس کے بعد مقتول کی بیوی نے ارشد کے پاس آنا کم کر دیا۔ ارشد اسے ملنے کے لیے بے تاب رہنے لگا۔ پیغام رسانی کا کام یہی کوچوان کرتا تھا۔ ارشد اسے کسی اور کام سے مقتول کے گھر بھیجتا۔ کوچوان موقع پیدا کر کے مقتول کی بیوی کو کہہ آتا کہ ارشد بلا رہا ہے۔ ارشد کی بیوی جب گھر ہوتی تھی تو مقتول کی بیوی ارشد کا اشارہ ملتے ہی آ جاتی تھی، مگر ارشد کی بیوی کے چلے جانے کے بعد اگر اسے ارشد کے 4 پیغام ملے تو وہ ایک بار آئی اور 2-4 منٹ بیٹھ کر چلی گئی۔ ایک بار مقتول کی بیوی نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ پہلے اپنی بیوی کو گھر لاؤ، پھر میں بھی آ جاؤں گی، برادری اور لوگ بہت بری بری باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ارشد نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ ہم دونوں پر برادری جھوٹی تہمتیں لگا رہی ہے۔ اگر تم دوستی ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو میں برادری میں یہ مشہور کر سکتا ہوں کہ تم میری خاطر میجر کو چھوڑنا چاہتی ہو اور میرے تمہارے تعلقات جائز نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر مقتول کی بیوی ارشد کے گھر چلی گئی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اندر ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، اور اس نے یہ دیکھا کہ ارشد نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور دونوں کم و بیش 2 گھنٹے اندر رہے۔ مقتول کی بیوی جب باہر نکلی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ کچھ پریشان سی نظر آتی تھی۔ کوچوان نے یہ بھی دیکھا کہ ارشد کی قمیض پر سینے کے بائیں طرف سرخ نشان تھے۔ یہ نشان مقتول کی بیوی کی لپسٹک کے تھے۔ یہ جوان سال اور خوبصورت عورت تھی۔ کوچوان اسے ٹانگے میں گھر چھوڑ آیا۔ کوچوان نے مجھے بیان دیتے ہوئے یہ رائے دی کہ اس سے پہلے اس نے اس عورت کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوش خوش آتی تھی اور خوش خوش چلی جاتی تھی، اب اداس سی آئی اور پریشانی کے عالم میں گئی۔ کوچوان اسے گھر چھوڑ کر واپس آیا اور اس کمرے میں گیا جہاں ارشد اور یہ عورت 2 گھنٹے رہے تھے۔
वहाँ बड़े सोफे के पास उसे टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले। कोचवान ने बयान में से 2 और वाक़यात रिकॉर्ड कराए। अरशद उसे हुक्म के अंदाज से पैगाम भेजता था और वो हैरान और परेशान आ जाती थी। उससे मैंने ये राय कायम की कि अरशद उसे ब्लैकमेल कर रहा था। बहरहाल मुझे अभी ये मालूम करना था कि क्या औरत कत्ल में शरीक है। कोचवान को उसके मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। बिरादरियों में जब किसी पर तोहमत लगती है तो उसका जीना दो भर कर दिया जाता है, लेकिन इस बिरादरी में अरशद ने ऐसा मकाम पैदा कर लिया था कि लोग इससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। बहुत से लोग तो उसके एहसानमंद थे। अरशद और मकतूल की बीवी के घराने अमीर कबीर जागीरदारों और जमींदारों के घराने थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को वॉर फंड में बेदरेग चंदा देकर भी सोसाइटी में मकाम पैदा कर रखा था। जागीरदारी, दौलत और सोशल हैसियत 3 ऐसे पर्दे थे जिनके पीछे इन लोगों के सारे गुनाह छुप जाते थे। इस क्लास की जिल्लत का ये आलम था और अब भी है कि इनकी बहू बेटियों के राजदां इनके नौकर चाकर होते थे। एक रोज़ अरशद ने कोचवान के हाथ में 10-10 रुपए के 10 नोट दिए और कहा, ये गिनो और जेब में डाल लो, ये तुम्हारी दौलत है। 1941 का 100 रुपया 1979 के 1500 रुपये के बराबर था। एक गरीब नौकर के लिए 100 रुपया वाकई दौलत थी। अरशद ने उसे कहा कि आज रात मेजर के बंगले में चलना है, लेकिन तुम जो कुछ देखो इसका किसी के साथ जिक्र न करना, वरना तुम दुनिया के तख्ते पर नहीं रहोगे। रात के पहले पहर कोचवान उसे टांगे में छावनी ले गया। बंगले के सामने वाली सड़क बड़ी थी, इस पर जाने की बजाय अरशद टांगा पिछली तरफ ले गया, जहाँ सड़क छोटी थी और अक्सर रात को सुनसान पड़ी रहती थी। बंगले से थोड़ी दूर टांगा रुकवा कर अरशद ने कोचवान से कहा कि टांगा दाएं को मोड़कर बंगले के पहलू वाली सड़क पर खड़ा कर दो। मैं बंगले के पिछवाड़े से बाहर आऊँगा तो मैं आवाज़ दूंगा, तुम टांगा ले आना। अरशद दरअसल एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा था। कोचवान ने बताया कि अरशद घूमकर उसके सामने वाले फाटक से बंगले के अंदर गया। कोचवान टांगा बंगले के बराबर वाली सड़क पर ले गया। शायद निस्फ घंटा गुजरा होगा कि बंगले के फाटक में एक कार दाखिल हुई और जरा आगे जाकर रुक गई। फौरन ही अरशद को कोचवान ने फसील से छलांगते और फलांगते हुए देखा। उसने कोचवान को आवाज़ दी और सड़क के करीब जा खड़ा हुआ। कोचवान ने टांगे का मुंह दूसरी तरफ कर रखा था। उसने जल्दी से टांगा घुमाया और अरशद के करीब कच्चे में जा खड़ा किया। अरशद तेजी से पिछली सीट पर बैठा और बोला, जल्दी चलो। वो जब घर पहुंचे तो कोचवान ने देखा कि अरशद की शलवार कमीज और बास्केट पर खून के छींटे थे। उसने शलवार की नाव से कमानीदार चाकू निकाला और कोचवान से कहा, चाकू अच्छी तरह धो दो और ये कपड़े अभी धोबी को दे आओ। कोचवान समझ गया कि अरशद मेजर को कत्ल कराया है। उसने अरशद से पूछा, किसी ने वहाँ आपको देखा तो नहीं? एक कार अंदर गई थी, वो क्या आपके आदमी थे? अरशद ने फातिहाना लहजे में कहा, वो मालूम नहीं कौन थे, कोई मुझे देख लेता तो उसे भी मैं उधेड़ डालता। कोचवान ने पहले चाकू धोया, फिर खून आलूद कपड़े धोबी के पास ले जाने लगा तो अरशद ने उसे रोककर कहा, कपड़े कहीं छुपा दो, कल दे आना, कहीं ऐसा न हो कि किसी ने हमें देख लिया हो और तुम रास्ते में पकड़े जाओ। कत्ल एक ऐसा भयानक जुर्म है कि पेशावर और मंझे हुए कातिल भी गलती से पीछे ऐसा सुराग छोड़ जाते हैं कि पुलिस इनका सुराग लगा लेती है, बशर्ते के तफ्तीश करने वाला इंस्पेक्टर गहरी नज़र और तफ्तीश में गहरी दिलचस्पी रखता हो। अरशद पेशावर नहीं था। उसने अपनी दौलत के नशे में और अपनी लाफ ज़नी के झूठे तिलिस्म में गिरफ्तार होकर ये वारदात की थी। वह अनाड़ी था। अकल उसका साथ देती तो वो खून आलूद कपड़े खुद ही धो लेता या कोचवान से कहता तो कपड़े घर में ही साफ हो सकते थे, मगर वो अपने आप को धोबियों, मोचियों, नारियों और मज़ारों का बादशाह समझता था। मगर इंसानी खून ने इससे इंतकाम लेने के लिए इसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। इत्तेफाक से मैंने तरक्की याफ्ता ममालिक के माहिरीन नफ्सियात की 2-4 किताबें पढ़ी हैं। वो लिखते हैं कि कत्ल ऐसा जुर्म है जिसे इंसानी ज़मीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुद कातिल का ज़मीर जो हर किस्म के छोटे बड़े गुनाह का बोझ उठा लेता है, कत्ल के बोझ को कबूल नहीं करता। कातिल लाशऊरी तौर पर मौका वारदात पर अपना कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है या वारदात के बाद ऐसी हरकत कर गुजरता है कि पकड़ा जाता है। ये ज़मीर की इंतकामी कार्रवाई होती है। ऐसी ही हरकत अरशद ने की। वो कोचवान के बगैर भी कत्ल कर सकता था।
खून आलूद कपड़े घर में धोया या धुलवा सकता था, मगर कुदरत के जिस इंतकामी निज़ाम ने इंसान के अंदर ज़मीर रख दिया है, उसने उसे अहमक बना दिया। अहमक भी इस हद तक बनाया कि कपड़े अगले रोज़ धुलने के लिए रख दिए। उसने ये भी न सोचा कि 24 घंटों बाद दाग पक्के हो चुके होंगे। वॉश किट का गर्म कपड़ा ऐसा था जिससे पुराना दाग उतरना खासा मुश्किल था। दूसरे दिन अरशद ने कोचवान को बताया कि वो अपनी बीवी को राज़ी करके घर ला रहा है। उसी रोज़ बिरादरी में कोहराम मच गया। खबर मिली कि मेजर अपने बंगले में कत्ल हो गया है। मकतूल उसी बिरादरी का आदमी था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना तबादला इस छावनी में कराया था। यहाँ उसका घर था। बिरादरी के लोग मकतूल के बंगले और फिर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। लाश अस्पताल जा चुकी थी। अरशद भी इन लोगों के साथ था, बल्कि सबसे आगे था। लाश पोस्टमार्टम के बाद लेने में वो पेश था। वो ललकारता था, मैं इस मेजर के खून का बदला 1 दर्जन आदमी कत्ल करके लूँगा। मुझे याद आया कि मुझे अरशद ने कहा था कि इस लड़की की खातिर मैं ऐसे 1 दर्जन मेजर कत्ल कर सकता हूँ। कोचवान ने बयान दिया कि किसी के गुमान में भी नहीं था कि कातिल अरशद है और मकतूल का खून अभी तक उसके घर में पड़ा है। रात को कोचवान खून आलूद कपड़े धोबी को दे आया, मगर दाग पूरी तरह न उतर सके। अगली सुबह मेजर को दफन कर दिया गया। 4 रोज बाद अरशद ने मकतूल की बीवी को अपने घर बुलाया। इस औरत की हालत बहुत बुरी थी। रंग फीका पड़ गया था और रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थीं। कोचवान को बिल्कुल मालूम नहीं था कि अरशद और इस औरत के दरमियान क्या बातें हुई। मकतूल की बीवी बाहर निकली तो वो ज़्यादा परेशान थी। कोचवान उसे घर छोड़ आया। इसके बाद अरशद अपनी बीवी को घर ले आया। कोचवान के कहने के मुताबिक अरशद ने अपनी बीवी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। कल सुबह से उसकी बीवी को अचानक कोई तकलीफ हो गई है। कहती है कि सर इस तरह जकड़ा हुआ है जैसे शिकंजे में कस दिया क्या हो। दिल डूबने की शिकायत भी करती है। कल सुबह से वो बिस्तर से उठी ही नहीं। कोचवान ने जब इस औरत की बीमारी का जिक्र किया तो मैंने इससे पूछा, अरशद इसके लिए दवाई लाया था? नहीं, कोचवान ने जवाब दिया, बल्कि इसकी बीवी ने मुझे कहा था कि इसे दवाई ला दूं, मगर मैंने अरशद से कहा तो उसने बेपरवाही से कहा कि तुम रहने दो, मैं खुद डॉक्टर के पास जा रहा हूं। आज इस वक्त तक जब आप हमें मिले, डॉक्टर भी नहीं आया, दवाई भी नहीं आई। इसे तकलीफ कल की निस्बत ज़्यादा है। मैंने अरशद के ससुर से कहा था कि वो अपनी बेटी को जाकर देखे और अगर कोई गड़बड़ नजर आए तो मुझे बताए। वो रात तक थाने में न आया। अगली सुबह जब मैं अरशद का रिमांड लेकर और कोचवान का बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसे जुडिशल हवालात में भिजवा कर थाने में आया तो अरशद का ससुर बरामदे में बैठा था। उसने गालिबन अरशद को हवालात में नहीं देखा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मैं उसे अपने कमरे में ले गया। उसने बताया कि कल 3-4 बजे के दरमियान वो अरशद के घर गया। मेरी बेटी यानी कि अरशद की बीवी बिस्तर पर पड़ी हाय हाय कर रही थी। कहती थी कि सर फट रहा है और सीना चल रहा है। उसने अरशद के मुतालिक बताया कि उसने उसे कोई दवाई नहीं दी, न किसी डॉक्टर के पास ले गया। सुबह उसने टांगा तैयार कराया और ये कहकर निकल गया कि डॉक्टर को लेकर आता हूँ, अभी वापस नहीं आया। अरशद के ससुर ने आगे चलकर ये बताया, मैंने रात तक अरशद का इंतज़ार किया। रात 8 बजे तक न वो खुद आया न टांगा वापस आया। मैं आखिर तंग आकर छावनी के डॉक्टर बिहारी चंद के पास चला गया। वो मेरे साथ आ गया। लड़की की हालत देखी तो उसने अपने कंपाउंडर के हाथ एक इंजेक्शन मंगवा कर दिया। दवाइयाँ भी दी और ये कहकर चला गया कि सुबह तक संभल जाएगी, मगर अब उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई है। कहती है कि सीना और अंतड़ियाँ जल रही हैं। डॉक्टर बिहारी चंद ने आकर देखा तो उसने कोई दवाई न दी। ये कहकर चला गया कि यह अस्पताल का केस है, मैं इसे सिविल अस्पताल में दाखिल करा आया हूँ। अब उसे उबकाइयाँ आती हैं, दवाई भी अंदर नहीं ठहरती। मैं हैरान हूँ कि अरशद अभी तक वापस नहीं आया, उसका टांगा भी नहीं आया। मैंने उसके बाप को इतला दे दी है। मुझे यही तवक्को थी। थानेदारी की छठी इसने मुझे यही इशारा दिया था। अरशद ने मेजर को रास्ते से हटा दिया था। अब उसने रास्ते का दूसरा पत्थर हटाने का भी बंदोबस्त कर दिया था। मैंने अरशद के ससुर को ये नहीं बताया कि अरशद मेरी हवालात में बंद है। मैंने उसी वक्त अरशद के ससुर को साथ लिया और भागम भाग सिविल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर से मिला और उसे दफ्तर से उठाकर मरीज़ा के पास ले गया। मरीज़ा की हालत इससे कहीं ज़्यादा ख़राब थी जितनी उसके बाप ने बताई थी। अंदर की बेचैनी से जिसे वो जलन कहती थी वो तड़प रही थी। मैंने डॉक्टर से उसकी तशख़ीस के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि मैदे में कोई अचानक गड़बड़ हो गई है, इसके साथ मलेरिया हो गया है।
وہ میڈیکل اصطلاحیں بولنے لگا تو میں نے اسے پرے جا کر کہا، اس خاتون کا نزاعی بیان لے لیں۔ نزاعی بیان؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ جی ہاں، نزاعی بیان۔ میں نے کہا، اس نے اگر کی تو اگالدان کو میں ضربہ مہر کر کے معائنے کے لیے بھجوا دیتا ہوں۔ لڑکی کو خامد نے زہر دیا ہے۔ میں نے اسے پس منظر بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ لڑکی کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ خامد نے اسے زہر دیا ہے۔ میں سوالات کرتا جاؤں گا اور آپ اس کے جواب نوٹ کرتے رہیں۔ ہم لڑکی کے پاس بیٹھ گئے۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرائی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں پرتی میں تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے اسے کہا، تمہارے والد صاحب نے تھانے میں رپورٹ دی ہے کہ تمہارا خامد کل صبح ٹانگے پر سوار ہو کر باہر گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا تھا اور کس کام سے گیا تھا۔ تم گھبراؤ نہیں، وہ بچہ نہیں جو گم ہو جائے گا۔ وہ مجھے کہہ گئے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں اسے جو کچھ پوچھتا رہا وہ بتاتی رہی۔ ڈاکٹر اس کے جواب لکھتا رہا۔ میرے سوالوں کی ترتیب ایسی تھی کہ اس کے جوابوں سے نہایت ہی کارآمد اور رواں بیان بن گیا۔ لڑکی لکھ پڑھ سکتی تھی۔ اس نے بیان پر دستخط کر دیے۔ میں نے اس کا انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ اس کا بیان مختصراً یہ تھا کہ سمجھوتے کے بعد ارشد اسے گھر لے آیا اور خلاف توقع اچھا سلوک کرنے لگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے میجر کی بیوی کے ساتھ تعلقات توڑ لیے ہیں۔ ارشد کھانا اکیلے کھایا کرتا تھا، ناشتہ بھی اکیلا کیا کرتا تھا، حالانکہ گھر میں صرف میاں بیوی تھے۔ بیوی باورچی خانے میں ہی کھا پی لیتی تھی۔ کل صبح بیوی اس کے لیے ناشتہ لے کر گئی تو ارشد نے اس سے پوچھا کہ ناشتہ کر لیا ہے یا نہیں۔ بیوی نے ابھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ارشد نے اسے کہا کہ آج سے ہم اکٹھے کھانا کھایا کریں گے، جاؤ اپنا ناشتہ یہیں لے آؤ۔ سیدھی سادی عورت بہت خوش ہوئی، وہ اپنا ناشتہ بھی اٹھا لائی۔ ارشد نے اسے کہا، مکھن تھوڑا ہے اور لے آؤ۔ بیوی مکھن لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو ارشد دونوں پیالیوں میں چائے بنا چکا تھا۔ بیوی نے چائے کا ایک گھونٹ پیا تو کہنے لگی کہ آج چائے کا ذائقہ کچھ ترش سا ہے۔ ارشد نے اپنی پیالی سے گھونٹ پیا اور مسکرا کر کہا، یہ نہ چائے کا قصور ہے نہ تمہارا، میری چائے بھی ایسی ہی ہے۔ شہر میں یہ بڑی تنگی ہے، نلکوں کا پانی ٹنکیوں سے آتا ہے، کبھی کبھی ان ٹنکیوں میں جراثیم مارنے کے لیے دوائی ڈال دیتے ہیں، یہ اس دوائی کا ذائقہ ہے۔ گھر کی تینوں ٹوٹیاں کھول دینا، یہ ذائقہ نکل جائے گا۔ بیوی نے مان لیا۔ وہ اس خوشی میں مدہوش ہو کر چائے کی پوری پیالی پی گئی کہ ارشد نے اسے کہا ہے کہ اب ہم اکٹھا کھانا کھایا کریں گے۔ اس سے ایک آدھ گھنٹے بعد اسے سر میں گرانی محسوس ہوئی، پھر اس کا سر جکڑا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دل ڈوبنے لگا، سر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ لیٹ گئی۔ پہلے اس نے ارشد کو بتایا کہ اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ دوائی لا دوں گا، لیکن دوائی لینے نہیں گیا۔ کوچوان اندر آیا۔ بیوی نے اسے کہا کہ کسی ڈاکٹر سے دوائی لا دے، وہ بھی دوائی نہیں لایا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ پیٹ اور سینے میں جلن شروع ہو گئی۔ اس نے ارشد کو ایک بار پھر دوائی کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ اچھا لا دوں گا۔ اس کے رویے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، یا اسے بیوی کی حالت کا احساس نہیں کہ کتنی خراب ہے۔ آخر وہ اٹھی، فرنیچر اور دیواروں کے سہارے ارشد کے کمرے میں گئی۔ وہ بڑے آرام سے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ بیوی نے اسے روک کر کہا کہ کوچوان سے کہو کہ مجھے ٹانگے پر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اس نے بیوی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اچانک تیزی سے اٹھا، بیوی کو سہارا دے کر سونے والے کمرے میں لے گیا۔ اسے بستر پر لٹا کر کہا کہ ڈاکٹر کو میں یہیں لے آتا ہوں، مگر وہ واپس ہی نہیں آیا۔ دن کے پچھلے پہر اس کا باپ اس کے گھر گیا۔ وہ گھر میں اکیلی پڑی تڑپ رہی تھی۔ باپ بھی اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ ارشد ڈاکٹر کو لے کر آئے گا۔ اس کے بعد اس نے وہی بیان دیا جو اس کا باپ مجھے بتا چکا تھا۔ ہم نے لڑکی کو یہ نہیں بتایا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ میں نے ابھی شک پر اس کا بیان دلوایا تھا۔ یہ شک پختہ تھا، مگر یقین نہیں تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس وقت تک لڑکی 2 بار کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلتان اٹھوا کر اپنے دفتر میں بھجوا دیا اور انجیکشن لگانے والی سرنج سے اس کی رگ سے تھوڑا سا خون بھی نکال لیا۔ یہ بدنصیب لڑکی ارشد کے لیے پریشان تھی۔ اس نے 2-3 بار کہا کہ وہ جوں ہی آئیں انہیں ہسپتال بھیج دینا۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے انجیکشن دیے۔ لڑکی کے باپ کی پریشانی قدرتی امر تھی۔ ڈاکٹر لڑکی کو تسلی دے رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ کل تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ وارڈ سے نکل گیا۔ اس کا باپ ہمارے پیچھے آیا۔ ہم نے اسے بھی تسلی دی اور کہا کہ لڑکی کے پاس رہو۔ ڈاکٹر نے
उगलतान में से थोड़ा सा मवाद एक टेस्ट ट्यूब में डाला, उसका मुंह काक से बंद किया। दूसरी टेस्ट ट्यूब में लड़की का खून डाला, इसे भी काक से बंद किया और एक डब्बे में बहुत सी रुई रखकर दोनों ट्यूबें एहतियात से पैक कर दी। पार्सल बनवाया और इसे लाख से सरमा मोहर करके मैंने केमिकल एग्जामिनर के लिए तैयार कर दिया। लड़की के बयान को उसने लिफाफे में बंद करके लिफाफा सरबा मोहर किया और अपने पास महफूज रख लिया। मैंने उससे पूछा कि लड़की के बचने की कोई उम्मीद है, तो उसने जवाब दिया कि अगर इसकी तशखीस सही होती तो फिक्र वाली कोई बात नहीं थी। अब तो सूरत ही कुछ और पैदा हो गई है। अगर ये जहर है तो 26 घंटों में जहर अपना काम कर चुका है। अब लड़की का बचना मुमकिन नज़र नहीं आता, फिर भी इसे बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं थाने चला गया। अरशद हवालात में बंद दरवाजे की सलाखें थामे खड़ा था। उसने मुझे आवाज़ दी। मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ। मलिक साहब, उसने कहा, मुझे यहाँ बंद करके आप शायद भूल गए हैं, मेरा जुर्म तो बता दो। दोहरा कत्ल, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि अंदर बैठकर इत्मीनान से सोच लो और मुझे खुद ही सब कुछ बता दो। मुझे अब तुम्हारा बयान लेने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा कोचवान बिल्कुल सही बयान देकर जेल चला गया है और तुम्हारी बीवी का नसाई बयान डॉक्टर ने ले लिया है। तुम्हारी शलवार, कमीज़ और वॉस्किट मेरे कब्जे में है। धोबी दाग नहीं उतार सका, उस पर सख्ता तारी हो गया। मैं वहाँ से चल पड़ा। मुझे उसकी सिसकी सी सुनाई दी, मलिक साहब। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, मलिक अहमद यार खान साहब, एक मिनट रुकना। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं उसे ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करके अपने कमरे में चला गया। एएसआई रघुवीर सिंह को मैंने सारी कारगुजारी सुनाई और उसे कहा, ज़रा इसे अरशद को छेड़ते रहो। छेड़ से मेरी मुराद ये थी कि दोस्ताना तरीके से मालूम करो कि उसका क्या इरादा है। मुझसे एक गलती हो गई थी। अरशद की बीवी का बयान लेते वक्त मैं ये पूछना भूल गया था कि आया चाय के बर्तन धुल गए थे या नहीं। इसके बयान के मुताबिक वो नाश्ते के ज़रा ही देर बाद बीमार पड़ गई थी। मालूम नहीं घर में नौकरानी थी या नहीं। हो सकता था कि बर्तन ना धुले हों और प्याली में कुछ बची हुई चाय मेरे हाथ आ जाती। अब मसला ये था कि शहादत और सबूत फराहम करूं तो मेजर के कत्ल के मौके का कोई गवाह न था। मुझसे दूसरी गलती ये हुई कि अरशद और उसके कोचवान को तो हिरासत में ले लिया, लेकिन मकान की तलाशी न ली। आलाए कत्ल फ़ौरन बरामद होना चाहिए था। ये कार्रवाई तो अब भी हो सकती थी, लेकिन अब बरामदगी इसलिए मखदूश हो गई थी कि अरशद के किसी हमराद, रिश्तेदार, दोस्त या साथी मुलजिम ने आला कत्ल उड़ा लिया होगा। बहरहाल मेरा जहन इस पेच दर पेच केस के दूसरे पहलुओं में ऐसा उलझा रहा कि मैं कुछ गलतियाँ या कोताहियाँ कर बैठा। अब मैं शहादत के मुतालिक सोचने लगा। सुल्तानी गवाह मिल जाने से मैं मुतमईन नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके बयान को सही साबित करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत थी। और ये खतरा भी था कि सुल्तानी गवाह कोर्ट में जाकर मुनहरिफ हो जाएगा। ऐसा अक्सर होता है कि इकबाली बयान देकर या सुल्तानी गवाह बनकर मुलजिम कोर्ट में मुनहरिफ हो जाते हैं। बाज़ थानेदार इन पर भरोसा कर कर दीगर शहादत और सबूत की तरफ तवज्जो नहीं देते। इसका नतीजा यह होता है कि केस तबाह हो जाता है, मुलजिम शक में बरी कर दिए जाते हैं। मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता था। अरशद को मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता था। इससे पहले मैंने मकतूल की बीवी का बयान लेना ज़रूरी समझा। मैं कील कांटे से लैस होकर अरशद पर हमला करना बेहतर समझता था। मालूम नहीं किस तरह अरशद के बाप को इतला मिल गई कि अरशद थाने में बंद है। मेरे किसी कांस्टेबल ने 2-4 रुपयों के लालच में इतला दी होगी। उसका बाप 10-12 आदमियों को साथ लेकर थाने में आ गया। मैंने इन्हें बाहर खड़ा करके रघुवीर सिंह से कहा कि 4 कांस्टेबल लाठियों से मुसल्ला साथ लो और अरशद के मकान पर पहरा लगा दो। घर में जो कोई भी है उसे बाहर निकाल दो। इस कार्रवाई को कानूनी तौर पर पुख्ता और मौसर बनाने के लिए चाहिए तो ये था कि एक मजिस्ट्रेट को साथ लेकर मकान सर्वमोहर करा देता, लेकिन मैंने एक धांधली की ताकि वक्त ज़ाया न हो और मकान से कोई काम का सबूत तल्फ न हो जाए। रघुवीर सिंह फौरन 4 कांस्टेबलों के साथ रवाना हो गया। मैंने अरशद के बाप को बताया कि उसका बेटा मेजर के कत्ल में ज़ेर हिरासत है और कोचवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अरशद के बाप ने जमानत के लिए कहा, जागीरदारी का रोक छाड़ा। मुझे डिप्टी कमिश्नर जो अंग्रेज़ था उससे मिलने की धमकी दी। अरशद से मुलाकात के लिए कहा। मैंने ये सब कुछ तहम्मुल से सुना और उसे जवाब दिया कि आप थाने में से तशरीफ़ ले जाएं और बाहर जाकर जो बेहतर समझते हैं करें। कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दें।
और अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर से कहें कि वो 302 के मुलजिम की जमानत करा दे। इसके साथ जो लोग आए थे वो तो मरने मारने पर तुले हुए थे, हर बात धमकी के लहजे में करते थे। अंग्रेजी राज पर इन्हें बहुत ही नाज था। वो गुस्से में दनदनाते हुए चले गए। अंग्रेज बादशाह उन पर वाकई बहुत खुश था। 1 घंटे के बाद डिप्टी कमिश्नर का फोन आ गया। वो खुद बोल रहा था। वो वेस्ट मीकाट के नाम का बड़ा ही जाबिर अफसर था। अरशद का बाप उसके पास पहुंच गया था। डिप्टी कमिश्नर ने मुझसे केस के मुतालिक पूछा। मैंने उसे सारा केस बता दिया। ये भी बताया कि मैंने अरशद को महज शक पर नहीं पकड़ा, वो एक कत्ल कर चुका है और अपनी बीवी को जहर दे चुका है, जो शायद कल तक जिंदा ना रहे। इस अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को भड़काने के लिए मैंने ये भी कहा कि मिलिट्री पुलिस ने जासूसों का एक गिरोह पकड़ा है, जिसकी तफ्तीश में मैं भी शामिल हूँ। मकतूल इस गिरोह का सरकर्दा मेंबर था। वो ऐन उस वक्त कत्ल हुआ जब उसने मुझे इकबाली जुर्म के लिए अपने बंगले में बुलाया था। मुझे शक है कि अरशद का भी इस गिरोह के साथ ताल्लुक है। अंग्रेज कत्ल बख्श सकता था, अपने खिलाफ जासूसी के मुजरिमों को बगैर मुकदमे के भी गोली मारने से गुरेज नहीं करता था, खुसूसन इस सूरत हाल में जब उसकी फौजें फ्रांस से भागकर यूरोप जर्मनी के कब्जे में दे आई थीं और इधर जापान की फौजें बर्मा में दाखिल होकर हिंदुस्तान के लिए खतरा बन चुकी थीं। अंग्रेज जासूसी के मुलजिमों को नहीं बख्श सकता था। डिप्टी कमिश्नर भड़क उठा। उसने माजरत के लहजे में मुझे बताया कि ये लोग वॉर फंड में बहुत चंदा दे चुके हैं और अब अरशद का बाप वॉर फंड में 5,000 रुपया मजीद चंदा लाया है, मगर इसके बेटे का जुर्म दोहरा कत्ल और दूसरा जासूसी, इसलिए इसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। डिप्टी कमिश्नर ने मुझे डांट कर कहा, ये लोग रुपए पैसे वाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि तुम रिश्वत लेकर केस कमजोर कर दो। डिप्टी कमिश्नर के पास इन लोगों के जाने और वॉर फंड में 5,000 रुपया चंदा देने से मकसद ये था कि वो अरशद को जमानत पर रिहा करा दे और थानेदार पर रोक कायम कर दे। बाद में मुझे पता चला कि इस डिप्टी कमिश्नर ने अरशद के बाप की दरखास्त पर ये कार्रवाई की कि इसे 5,000 रुपया चंदा वसूल कर लिया और रसीद दे दी। मुझे अब मकतूल की बीवी से मिलना था। उसके खिलाफ मेरा शक मुतसलसल हो रहा था और मैं सवाल में उलझ गया था कि वो इस कत्ल में शरीक है या नहीं, और क्या उसने अरशद से कहा था कि वो इसके खामिंद और अपनी बीवी को रास्ते से हटाए तो इसके साथ शादी कर लेगी। किसी के खामिंद और किसी की बीवी की जब मोहब्बत हो जाती है तो ये मंजर इस ड्रामे में तकरीबन लाजमी होता है कि गैर ज़रूरी खामिंद या बीवी या दोनों पुरअसरार तरीके से कत्ल हो जाते हैं, अंजाम खा कुछ ही हो। अक्सर केसों में ये ड्रामा फांसी के तख्ते पर ख़त्म हुआ करता है। यहाँ भी यही ड्रामा खेला गया था, लेकिन सवाल ये था कि मकतूल की बीवी की ईमा शामिल है क्या? मैंने उसे थाने में बुलाना मुनासिब ना समझा। एक तो औरत ज़ात थी, थाने से घबरा जाती, दूसरे मुसलमान थी। जुर्म खा कितना ही घिनौना था। मैं उसे बाइज्जत माहौल में दोस्ताना तरीके से मिलना चाहता था ताकि वो खुलकर बात कर सके। रात को बगैर वर्दी उसके घर जाने की सोची तो ये भी मुनासिब नज़र न आया, क्योंकि ये बिरादरी भड़की हुई थी। मैं पुलिस गार्ड लेकर वहाँ नहीं जाना चाहता था। मेरे लिए किसी के भी घर में किसी भी वक्त जा धमकना और किसी की माँ बहन को किसी भी वक्त थाने बुला लेना मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरा तरीक़ाकार मुख्तलिफ था जो अक्सर कामयाब रहता था। सोच कर मैंने मकतूल की बीवी के बाप को थाने में बुलाया। कुदरती बात थी कि वह घबराहट के आलम में आया। ऐसी लड़कियों के बाप बड़े ही बदनसीब होते हैं जिनकी शादीशुदा बेटियां दोस्तों से वाबस्ता हो जाती हैं या किसी स्कैंडल में मुलविस हो जाती हैं। ये इन्हीं बापों में से एक था। मैंने उसे एहतराम से बिठाया और एहतराम से बात की। इधर उधर की बातों से उसके दिल से दहशत निकाली और फिर मकतूल के मुतालिक पूछा, अरशद और उसकी बेटी के ताल्लुकात के मुतालिक पूछा। उसने अपनी बेटी की बहुत वकालत की, जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन इसे वकालत ही करनी चाहिए थी। मैंने इसे टोका नहीं, उसकी तरदीद भी नहीं की, बल्कि तायद ही करता रहा। अरशद के मुतालिक उसने बताया कि खुशबाश और ठीठ आदमी है। इसकी बाकी राय वही थी जो मुझे दूसरों से मालूम हो चुकी थी। मैंने लड़की के बाप से कहा कि मैं उसकी बेटी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसकी इज्जत की खातिर उसे थाने नहीं बुलाना चाहता और ना दिन के वक्त उसके घर जाना चाहता हूँ। आखिर ये तय पाया कि मैं रात 9 बजे के बाद वर्दी के बगैर उसके घर आ जाऊँ। उस वक्त बिरादरी का कोई आदमी वहाँ नहीं होगा। रात को जब मैं उसके घर जाने लगा तो सिविल अस्पताल टेलीफोन किया।
वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने ये बताकर कि मैं कौन बोल रहा हूँ कहा कि मुझे फलां वार्ड में फलां बेड की फलां नाम की मरीज़ा की हालत मालूम करके बताओ। इत्तेफाक से एक नौजवान ड्यूटी डॉक्टर इसी वार्ड में मौजूद था। उसने फ़ोन पर आकर बताया कि मरीज़ा की हालत बहुत बुरी है, मुसलसल ग्लूकोज दिया जा रहा है मगर रात मुश्किल से ही निकालेगी। ये रिपोर्ट लेकर मैं मकतूल की बीवी से मिलने चला गया। उसका बाप उसे एक कमरे में मेरे पास बिठाकर चला गया। उसका रंग उड़ा हुआ था, बाल बेतरतीब थे और चेहरे पर गहरी उदासी थी। इससे पहले मैं उसे मिला था तो उसने हल्का हल्का मेकअप कर रखा था, बाल संवरे हुए और कपड़े बहुत अच्छे थे, मगर अब अपने कुदरती रंग में उसकी कशिश और ज़्यादा बढ़ गई थी। अरशद जैसा जिंदा दिल आदमी उसकी खातिर 2 कत्ल करने में हक बदजानिब था। मकतूल बड़ा ही बदज़ौक़ इंसान था जिसने इस औरत पर इस हिंदू लड़की को तरजीह दी थी। हुस्न में हिंदू लड़की भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन इसकी असल कशिश इसके नाज़ो अंदाज और अदाकारी में थी। मकतूल पर यही जादू चल गया था। मैं इसके साथ इधर उधर की बातें करके असल बात पर आना चाहता था ताकि इसका जहन और दिल खौफ से आज़ाद हो जाए, मगर गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारे खामिद को किसने कत्ल किया है? अरशद ने, उसने बिला तवक्कुफ कहा। इसके जवाब ने मुझे इस तरह चौंका दिया जैसे गहरी नींद से मुझे जगा दिया गया हो। मैं बेदार हो गया और उससे पूछा, क्या अब्बा जान ने तुम्हें बता दिया है कि मैं थानेदार की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की हैसियत से आया हूँ? मैं तुम्हें थाने भी बुला सकता था। जी, उसने जवाब दिया, इसीलिए मैंने आपको फ़ौरन सही जवाब दे दिया है। अगर तुम मुझे इसी तरह सही जवाब देती रहोगी तो मैं तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरने दूंगा। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, और इस दुपट्टे पर हाथ भी रख लूँगा। ये एक भाई का वादा है। क्या आप दिल में ये शक लेके आए हैं कि मैंने अपने खामिद को अरशद के हाथों कत्ल कराया है? ये जवां साल औरत गैर मामूली तौर पर ज़हीन थी। मुझे ये दिख रहा था कि चालाक भी है या नहीं। मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा, हाँ, मुझे ये शक रफ़े करना है। मैं इसीलिए आया हूँ। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें बहन कहा है। उसने गम में डूबी हुई मुस्कुराहट से कहा, बहन बनाना आसान है, लेकिन ये रिश्ता कोई कोई मर्द निभाता है। मैंने उसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि मैं ये रिश्ता निभाऊंगा, बशर्ते कि वो भी इस रिश्ते का एहतराम करे। मैंने सुना है कि अरशद की बीवी बड़ी सख्त बीमार है। उसने कहा, आप जाएं और उसे देखें। मैं क्यों उसे देखूं? मैंने अनजान बनकर पूछा, क्योंकि मुझे शक है कि वो कत्ल का दूसरा केस है। कत्ल का दूसरा केस? जी, उसने बड़ी जहरीली मुस्कुराहट से कहा, अरशद ने उसे कुछ खिला दिया है। तुम कैसे जानती हो? मुझे शक है कि उसने इस मासूम को डंक मार दिया है। तो ये उसने तुम्हारी खातिर किया होगा। जी, उसने दांत पीसकर कहा, मेरी खातिर? उसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया और अपना घर बर्बाद कर दिया है। मैंने उसे ऐसे तो नहीं कहा था। तुमने कैसे कहा था? वो मैंने आपको बताया था, उसने जवाब दिया। मैं अपने खामिद को बताना चाहती थी कि तुम ऐश कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने अरशद को भाई बनाकर एक ड्रामा खेला था। उसने एक लंबी आह भरी और कहने लगी, घड़ी जो गुजर जाती है वो फिर हाथ नहीं आती। मैं आज पछता रही हूँ कि मैं ये क्या फैसला कर बैठी थी। उसके आंसू बह निकले। उसने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश न की। आंसू बहते बहते उसकी सिसकियाँ निकलने लगीं और फिर वह ऐसी बेकाबू हुई कि मुंह पर दुपट्टा डालकर और ऊपर हाथ रखकर हिचकियाँ ले लेके रोती रही। बहुत देर रोती रही। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला, तसल्ली दिलासे दिए, कुछ उसके दिल की बातें की। वो संभल गई और अजीब से लहजे में पूछा, क्या ये सही है? क्या आपने उसे गिरफ्तार कर लिया है? मैंने आज सुना है। हाँ, मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसकी बीवी को देखना, उसने कहा। वो तो तंदुरुस्त औरत थी, अचानक उसे क्या हो गया है? मालूम होता है कि तुम्हारे दिल में अरशद के खिलाफ बेशुमार नफरत भरी पड़ी है। मैंने कहा, तुम कोई सबूत भी दे सकती हो? नफरत? उसने एक बार फिर दांत पीसे और हाथ लंबा करके मेरी कलाई पकड़ ली। उसने कहा, मेरे दिल में इंतकाम ने इतनी आग लगा दी है कि मैं औरत ना होती तो एक हाथ में उसकी गर्दन जकड़कर उसे मार देती। उसने इतनी जोर से मेरी कलाई अपनी उंगलियों में जकड़ ली कि उसकी अंगूठी के दबाव से मेरी कलाई की हड्डी दर्द करने लगी। उसने मेरा काम आसान कर दिया।
मैंने उसे कहा कि उसके दिल में जो कुछ है वो सुना दे। फिर मैंने उससे कुछ सवाल पूछे, कुछ उसने तफसीली जवाब दिए, और जब मैंने अपने मखसूस मुशफ़िक़ाना और दोस्ताना अंदाज का मुज़ाहरा किया तो उसने राज की वो बात भी कह दी जो औरत कम ही ज़बान पर लाया करती है। उसने मुझे ज़र्रा भर ऐसा तासुर न दिया कि वो गिरफ्तारी से खौफज़दा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। साफ पता चलता था कि उसके अंदर गुबार भरा हुआ है जो वो निकालना चाहती है। मैं कोई ऐसा अनाड़ी तो था नहीं कि उसकी बातों के जादू में आ जाता या उसे दुखी औरत और खूबसूरत औरत समझकर अपने फ़राइज़ से गाफिल हो जाता। मैं तो इंसान का साया देखकर बता सकता था कि ये किस जात चलन के आदमी का साया है। उसके बयान को मैं उसी के अल्फाज में ज़रा इख्तिसार से पेश कर देता हूँ। इसमें हिंदू लड़की का जिक्र कम करूँगा क्योंकि उसने इस लड़की के मुतालिक कोई बातें बताईं जो मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। उसने कहा कि मुझे अपने खामिद से और खामिद को मुझसे मोहब्बत थी। ये सिर्फ मियाँ बीवी की चाहत नहीं, सही मायनों में मोहब्बत थी। मेरे 2 बच्चे पैदा हुए, हम दूर दूर की छावनियों में रहे। वो बड़ी ही मनूस घड़ी थी जब मेरे खामिद ने इस छावनी में तबादले की कोशिश शुरू की। मैं भी खुश थी कि अपने शहर में रहेंगे। खुदा को कुछ और ही मंजूर था। तबादला हो गया, यहाँ बंगला भी जल्दी मिल गया। मगर सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मेरे खामिद को MES में भेज दिया गया। जब घर में हलाल की तनख्वाह आती थी तो बरकत, सुकून और खुशी थी। MES की हराम की दौलत आने लगी तो घर में उल्लू बोल गए। घर में शराब भी आई, बदकार औरत भी आई। खामिद ने मुझे भी बेहयाई की राह पर डालने की कोशिश की। कर्नल जॉनसन जैसा काफिर भी आया जिसने मुझे बदकारी पर आमादा करने की कोशिश की। वो हिंदू फाहिशा मेरी मुझसे खुशियाँ और मेरा सुहाग छीन कर ले गई। मैंने अपने घर में उसे जिन हालतों में कर्नल जॉनसन और अपने खामिद के साथ देखा वो मुझे बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त लगा। मैंने खामिद के पाँव भी पकड़े, बहुत रोई, मोहब्बत की कस्में दी, बच्चों के वास्ते दिए, मगर शराब, रिश्वत और औरत ने उसे अंधा कर दिया था। इन हालात ने मुझे भी अंधा कर दिया, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैंने अपने खामिद को झटका देने के लिए एक बात बनाई। इसके लिए मैंने अरशद को मुंतखब किया। अरशद इतना बुरा आदमी नहीं था जितना बुरा बाद में साबित हुआ। बिरादरी में हर कोई इसे पसंद करता है। किसी घर में चला जाए, घर की जवान लड़कियां भी इससे हिजाब नहीं करती, बूढ़ियां इसे बेटा समझती हैं। किसी भी घर के मर्द इसका घर में आना जाना नापसंद नहीं करते। वो जिंदा दिल इंसान है, इसके खिलाफ किसी को कोई शिकायत नहीं। हालांकि सब जानते हैं कि वो तवाइफों का गाना सुनने जाता है। सब कहते हैं कि वो शराब भी पीता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलता जो ये कहे कि उसने इसे शराब पीते देखा है। बिरादरी के दायरे में वो एक नेक पाक इंसान है। बाहर जाकर वो जो कुछ करता है इसकी कोई परवाह नहीं करता। सब इसके एहसानमंद हैं, लेकिन इसमें ये बड़ा नुक्स है कि बड़ हाँकता है और गैर ज़रूरी हद तक दिलेर है। मेरे में के घर में उसका बहुत आना जाना था। बदकिस्मती से मैं भी जिंदा दिल थी। तबीयत हंसने खेलने की तरफ आमादा रहती थी। मेरी अस्तवाजी ज़िंदगी दूसरों के लिए काबिल रश्क थी। कोई फ़िक्र फाका न था। इससे मेरी जिंदा दिली कायम रही, बल्कि और बढ़ गई। जब खामिद मेरे हाथ से निकल गया और हिंदू लड़की के जाल से उसका निकलना मुहाल हो गया तो मैंने एक रोज़ अरशद को अपने ये सारे हालात बताए। उसने पहली बात ये कही, कहो तो उसका सर काट कर तुम्हारे कदमों में रख दूं। हम में बहनों भाइयों वाली बेतकल्लुफ़ी थी। मैंने उसे कहा कि मेरा खामिद ऐसा बुरा और बदनीयत आदमी नहीं, वो अब भी मुझे चाहता है, लेकिन जिस जाल में वो फंस गया है इसमें से निकालने के लिए एक झटके की ज़रूरत है। इसकी तरकीब यह है कि तुम मेरे बंगले में आना शुरू कर दो और हम इस तरह की एक्टिंग करेंगे जैसे हमने आपस में नाजायज़ बेतकल्लुफ़ी पैदा कर ली है। अरशद में एक नुक्स ये भी है कि सिक्कों की तरह सोचता कम है, जो करना चाहे कर गुजरता है। अगर ज़रूरत पड़े तो सोचता बाद में है। वह नताइज की परवाह नहीं किया करता। अगर मैं बेअकल हो गई थी तो इसे अकल से काम लेना चाहिए था। मेरे जज्बात ऐसे बुरी तरह कुचले गए थे कि मेरी तो अकल ही मारी गई थी। उसने मेरी स्कीम सुनी तो झूम कर बोला, लो कल ही लो। उस रोज़ मैं माँ बाप के पास आई हुई थी। दूसरे दिन बंगले में चली गई। उसी शाम अरशद आ गया।
मेरा खामिद घर था। उसे अरशद ने रस्मी सा सलाम किया और मेरे पास आ गया। इसके बाद वो दूसरे तीसरे दिन आ जाता और मेरे पास बैठा रहता। बाज़ औक़ात मैं उसे कहती कि वो 5-6 दिन ना आए। वो इतने दिन ना आता तो मैं खामिद से कहती कि मैं ज़रा घर जा रही हूँ। उसे ये शक हो जाता कि अरशद इतने दिन से नहीं आया, इसलिए मैं उसे मिलने जा रही हूँ। फिर मैं अरशद के साथ पिक्चर देखने भी गई और एक बार मेरा खामिद बाहर से आ रहा था तो मैं उसके कदमों की आवाज़ सुनकर अरशद के साथ लगकर बैठ गई। खामिद कमरे में आया तो मैं चेहरे पर बनावटी घबराहट पैदा करके परे हो गई। खामिद का रंग बदल गया। वो समझा कि उसने हमें मौके पर पकड़ लिया है। उस रात मेरी और खामिद की बहुत तू-तू मैं हुई। उसने कहा कि अरशद से ताल्लुक़ तोड़ लो। मैंने उसे कहा कि तुम इस हिंदू लड़की से ताल्लुक़ तोड़ लो। मैं पहले आपको तफसील से बता चुकी हूँ, मेरे सर पर कुरान रख दो। मैं कहूँगी कि अरशद के और मेरे ताल्लुकात बहन भाइयों जैसे थे। खामिद ने मुझे इसी तरह मोहब्बत के वास्ते दिए जिस तरह मैंने उसे दिए थे, मगर मैं हैरान हूँ कि वो इतनी मोहब्बत के बावजूद मेरी बात क्यों नहीं मानता था और हिंदू लड़की से ताल्लुक़ क्यों नहीं तोड़ता था। आखिर एक रोज़ हम में इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि मैं मैके आ गई। 7-8 दिनों बाद खामिद आया। उसने बहुत मिन्नत की कि वापस चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं ना गई। मैं उसे बहुत परेशान करना चाहती थी। अरशद मेरे पास आता रहा, मैं उसके घर जाती रही। उसकी बीवी बुद्धू सी लड़की है, इसमें ज़र्रा भर फुर्ती और चालाकी नहीं। अरशद ने उसके मुतालिक कभी बात ही नहीं की थी। अब उसने बीवी के खिलाफ बातें शुरू कर दी। उससे बेजार रहने लगा। मैं उसे इस रवैये से मना करती थी। एक रोज़ अरशद ने कहा, मुझे खुदा से ये शिकायत है कि उसने तुम्हें मेरी बीवी क्यों नहीं बनाया। मैं अपनी आदत के मुताबिक हंस पड़ी। वो इस किस्म का मजाक तो किया ही करता था, मगर उस रोज़ के बाद वो इसी किस्म की बातें करने लगा। उसका लबो लहजा और अंदाज बदलने लगा। एक रोज़ मैं उसके घर गई। उसकी बीवी गुसल खाने में थी। अरशद को मैंने पहली बार जज्बाती कैफियत में देखा। उसने मेरा हाथ पकड़कर जज्बाती लहजे में कहा, इतने दिन इंतज़ार न कराया करो। उसने मेरे दुपट्टे का पल्लू हाथ में लिया, उसे चूमा और दुपट्टा अपने मुंह पर फेर कर पल्लू सलीके से मेरे कंधे पर डाल दिया। मैं फैसला न कर सकी कि उसकी इस हरकत को पसंद करूं या इसे कहूं कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करे। फिर उस पर मेरी मोहब्बत का जुनून सवार हो गया। उधर बिरादरी में हम दोनों पर तोहमतें लगने लगीं। सबसे पहले मुझे माँ ने बताया कि लोग हमारे मुतालिक बातें कर रहे हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ये सब बकवास है। मैंने अरशद से कहा कि अब हमारा ज़्यादा मिलना ठीक नहीं, बिरादरी में बकवास हो रही है, मगर इसकी शगुफ्ता शख्सियत के ज़ेर असर मैंने उसकी ये बात तस्लीम कर ली कि बकवास करने वाले फिर भी करेंगे। मुझे पता चला कि अरशद ने अपनी बीवी को यहाँ तक कह दिया है कि वो उससे तलाक ले ले। ये बात मुझे उसकी बीवी ने बताई थी। मैंने अरशद को खूब लताड़ा। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेताबी से मुझे अपने एक बाजू के घेरे में ले लिया और रुंधी हुई आवाज़ में बोली, अगर तुम इस औरत को मेरे घर में देखना चाहती हो तो जहर खाओ और मर जाओ। जब तक तुम जिंदा हो मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैं उसे धुतकारना नहीं चाहती थी। उसे होश में आने को कहा, मगर वो दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। मैंने उसे कहा कि तुमसे मिलना छोड़ दूंगी। उसने कहा कि ये भी करके देख लो। न तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, न मेरे लिए, न मेरी बीवी के लिए। मैं इससे डरने लगी। सच्ची बात यह भी है कि मैं उसे इस हाल में छोड़ भी नहीं सकती थी। उसने मोहब्बत के जज्बाती इजहार के सिवा कोई और हरकत नहीं की थी जिसे आप नाज़ेबा या फहश कह सकें, लेकिन मैं इसे भी बेजा समझती थी। मुझे डर ये था कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो मेरे खिलाफ ये तोहमत सच साबित हो जाएगी कि मैंने अरशद को तलाक देने पर मजबूर किया है। ये वजह भी थी कि मैंने अरशद से ताल्लुक़ तोड़ना मुनासिब ना समझा। दिन गुजरते गए और अरशद बहुत तेज़ी से जज्बाती होता गया। मैं उसे 3-4 रोज़ ना मिलती तो उसका नौकर कोचवान किसी काम के बहाने मेरे घर आता और इशारा कर जाता कि अरशद बुला रहा है। मैंने अपने वालिदैन को ये धोखा देना शुरू कर दिया कि झूठ बोलकर घर से निकलती और अरशद के घर चली जाती। इसकी वो जिंदा दिली ख़त्म हो चुकी थी जो मुझे अच्छी लगा करती थी। मुझे कहता था कि मेरे सामने बैठी रहो। मैं उसकी बीवी की मौजूदगी में उसके पास अलग बैठना पसंद नहीं करती थी, मगर अरशद ने अपनी बीवी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। मैं उसके कमरे से उठकर उसकी बीवी के पास जाने लगती तो वो मुझे पकड़कर अपने सामने बिठा लेता। एक रोज़ पता चला कि उसने अपनी बीवी को घर भेज दिया है। उसकी बीवी ने हम दोनों को बहुत ही बदनाम कर दिया था। वो हर जगह कहती फिरती थी कि मैंने उससे उसका खामिद छीन लिया है।
मैंने जब सुना कि उसने अपनी बीवी को घर भेज दिया है और ये भी कि अब वो इसे वापस नहीं लाएगा, तो मैं उसके घर चली गई। इस रोज़ तो मैं उसके आगे रो पड़ी और कहा कि अपनी बीवी को घर भेजकर उसे कुछ हासिल ना होगा सिवाय बदनामी के। मगर वो तो जैसे अपने आप में रहा ही नहीं था। पहले मुझे अपने सामने बिठाता था, अब अपने पास बिठा लेता और मुझसे ऐसे करने लगा जैसे बच्चा माँ से करता है मोहब्बत। मैंने फैसला कर लिया कि अब इसे नहीं मिलूंगी। ये कितने ताल्लुक़ का फैसला था जिस पर मैं 2 दिन से ज़्यादा अमल न कर सकी। इसका कोचवान मुझे बुलाने आया तो मैंने ये कहकर जाने से इनकार कर दिया कि पहले अपनी बीवी को घर लाओ फिर आऊँगी। मैं बिरादरी में बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। इसने मुझे जवाब भेजा कि अगर मेरे साथ दोस्ती तर्क करोगी तो मैं ये मशहूर कर दूंगा कि तुम्हारे साथ मेरे ताल्लुकात नाजायज़ हैं, इसलिए मेरी बीवी अपने घर चली गई है। उसने ये भी कहला भेजा कि मैं तुम्हारे खामिन तक को यकीन दिला दूंगा कि तुम मेरे साथ शादी करने के लिए उससे तलाक लेना चाहती हो। मर्द सुबह शाम झक मारता है, उस पर किसी की उंगली नहीं उठती। औरत को सिर्फ शक पर फाहिशा और बदकार कह दिया जाता है। मैं औरत थी, अरशद को जानती थी कि वो जो कहता था कर गुजरता था। वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया था। कुछ डर था और कुछ गुस्सा कि मैं उसके घर चली गई। उसने मुझे कोई ताना न दिया, न ऐसी खुशी का इजहार किया कि उसने मुझे बदनाम करने की धमकी देकर बुला लिया है। उस रोज़ वो बहुत जज्बाती था, नारवा हरकतें भी करने लगा। मैं ये तस्लीम करती हूँ कि उसने मुझ पर ऐसा असर डाल दिया था कि मैं उससे आज़ाद होने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैंने उसे ऐसी हरकतों से रोका तो उसने 10 दराज़ी तर्क कर दी। इसकी बजाय नहायत तहम्मुल से उसने मुझे ये धमकी दी कि मेरी इज्जत और बदनामी उसके हाथ में है। उसके साथ ही वो मोहब्बत का इजहार भी करता रहा। यह हकीकत है कि वो मोहब्बत का मुझे फ़रेब नहीं दे रहा था, मगर वो ब्लैकमेलिंग का ज़लील हरबा इस्तेमाल करने की ठान चुका था। मैं उसके सामने कमज़ोर पड़ती गई। आखिर मैंने उसकी मिन्नतें शुरू कर दीं कि वो मुझे आज़ाद कर दे और बदनामी से बचाए। हमारे दरमियान बहुत सी बातें हुईं। आखिर उसने मुझसे ऐसी कीमत मांगी जिसके तसव्वुर से मैं कांप कर रह गई। लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकती कि उसने मुझे ऐसी जंजीरों में जकड़ रखा था कि मैंने अपना आप उसके हवाले कर दिया। फिर मेरी जो हालत हुई मैं वो भी बयान नहीं कर सकती। मैंने एक फ़ैसला तो ये किया कि अभी अपने खामिद के पास चली जाऊं और उसे बताऊं कि वो तो ज़लील हुआ ही था, उसने मुझे भी ज़लील करा दिया है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती थी। फिर मैंने अपने आप को ये कहकर तसल्ली दी कि चलो कीमत तो बड़ी शर्मनाक अदा की है, लेकिन इस अजीब व गरीब दोस्ती से हमेशा के लिए निजात मिली। मगर ये मेरी खुशफहमी थी। अरशद से रुखसत होने लगी तो वो मेरे आगे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आप यकीन करें कि वो अरशद जो किसी इंसान के आगे क्या सर झुकाएगा, खुदा के आगे भी सर नहीं झुकाता था, मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और मेरे पाँव पकड़कर सर मेरे पाँव पर रख दिया। मैं उसे उठाती तो वो सर उठाता ही नहीं था। मैं पीछे हटी तो उसने मेरे टखने मजबूती से पकड़ लिए। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। मैं उसके सामने बैठ गई। कुछ देर बाद उसने सर उठाया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं भी जज्बाती हो गई, मेरे आंसू निकल आए। मैंने उसे कहा कि तुमने मुझे बहन कहकर नापाक किया है, मैं तुम्हें बख्श दूंगी, खुदा तुम्हें नहीं बख्शेगा। उसने मुझे बिठा लिया और अजीब से लहजे में मुझसे पूछा, मैं जब तुम्हें तलाक दे दे तो मेरे साथ शादी कर लोगी? मैंने इससे रुखसत होने के लिए कह दिया कि मैं तलाक लूँगी ही नहीं। अगर तलाक हो भी गई तो तुम अपनी बीवी का क्या करोगे? उसने कहा, मैं उससे जान छुड़ा लूँगा। मैंने जवाब दिया, फिर मुझे अपना समझो। मैं बड़ी ही रूह कुश परेशानी में वहाँ से निकली। तीसरे रोज़ का वाक़या है कि सुबह सवेरे सवेरे मेरे खामिद का अर्दली सख्त घबराहट में मेरे घर आया और ये खबर सुनाई कि मेजर साहब कत्ल हो गए हैं। उसने ये भी बताया कि बंगले में पुलिस का पहरा है और लाश अस्पताल ले गए हैं। मैं किसी तरह अस्पताल पहुंची, मुझे याद ही नहीं रहा। मेरे होश गुम हो गए थे। मेरे बच्चों का बाप, जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा था, मारा गया था। लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था। मैं उस कमरे की तरफ दौड़ती थी जहां जालिम मेरे सुहाग को चीर फाड़ रहे थे। मालूम नहीं वो कौन था जो मुझे पकड़ पकड़ कर पीछे को घसीट रहे थे। फिर मैंने अपने मेजर की लाश देखी। लाश घर आई, घर से चली भी गई और मेरे सुहाग की बात ख़त्म हो गई। मेरा दिल गवाही देता था कि कातिल अरशद है, मगर मैंने होंठ सी लिए थे।
डरती थी कि उसका नाम लिया तो वो कह देगा कि अपने खामिद को मैंने कत्ल कराया है। मालूम नहीं कितने दिन गुजरे, अरशद का नौकर आया। उसने मुझे पैगाम दिया, इशारा दिया कि मैं फ़ौरन अरशद के घर चली गई। उसे जाते ही कहा कि उसे क्यों कत्ल किया है। वो कस्में खाने लगा और बोला, तुमने मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया है। मैं कातिल को ढूंढ रहा हूँ। अगर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसे पुलिस से छीन कर तुम्हारे घर ले आऊँगा और तुम्हारे दरवाजे पर उसकी शहरक पर छुरी फेर दूँगा। मैं तुम्हारे खाविंद के खून का बदला 1 दर्जन आदमी कत्ल करके लूँगा। मुझे उस पर एतबार आ गया। उसने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया और फिर उसने नहायत अच्छे तरीके से मुझे मेरा वादा याद दिलाया। मैंने उसे कहा कि अपनी बीवी को घर ले आए। तुम उसे तलाक नहीं दे सकते, उसे घर में बसा लो। मैं अपने घर चली गई। फिर सुना कि अरशद और बीवी का समझौता हो गया है। मेरे अब्बाजान भी इसमें शामिल थे और फिर मालूम हुआ कि अरशद अपनी बीवी को घर ले आया है। इसके बाद ये खबर सुनी कि उसकी बीवी अचानक बीमार हो गई है। फिर ये कि उसे अस्पताल ले गए हैं। बिरादरी की औरतें उसे देखने गई थीं, मेरी अम्मी भी गई थीं। उन्होंने जो हालत आज बताई है, इससे मुझे शक हो गया है कि इसे अरशद ने कुछ खिला दिया है। परसों ये इत्तला मिली कि अरशद और उसका नौकर हवालात में बंद हैं और उन पर इल्ज़ाम मेरे खामिद का कत्ल का है। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, ये झूठ नहीं, मेरे खामिद का कातिल अरशद है। अम्मी ने मुझे सख्ती से डांटा कि बिरादरी का मामला है, मैं चुप हो गई, लेकिन दिल चलने लगा। मैं पागल हुई जा रही थी। दिल में कई बार आई कि किसी को बताए बगैर पुलिस स्टेशन चली जाऊं और कहूं कि कातिल यही है। अब्बा जान ने जब मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं फ़ौरन तैयार हो गई, मगर आपके सामने आई तो मैं घबरा गई। अरशद आपको इस नेकी का अल्लाह ही अजर देगा। आपने मुझे बहन कहा और थानेदारों की तरह बात करने की बजाय भाइयों की तरह बात की। मैंने उसका बयान बहुत मुख्तसर करके आपको सुनाया है। इसके दरमियान में इससे सवाल पूछता रहा था। बाद में कोई 1 घंटे जिरह की और मैंने ये राय कायम की कि उसने जो कुछ कहा है वो झूठ नहीं है। उसने ये तो कई बार कहा था कि अरशद की लाश देखना चाहती हूँ। मैंने उसे बता दिया कि मेजर के कत्ल में मैंने उसे पकड़ा हुआ है और उसने अपनी बीवी को भी जहर दिया है। वो शायद कल तक ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने उसे कहा कि अगर वो अरशद की लाश देखना चाहती है तो उसे गवाह बनकर अदालत में जाना पड़ेगा। वो झिझक गई, कहने लगी कि मैं ये सारा बयान भरी कचहरी में नहीं दे सकूंगी। मैं उसका मतलब समझ गया और उसे कहा कि बयान का वो हिस्सा गवाही में गैर ज़रूरी है। मुख्तसर ये कि मैंने उसे गवाही के लिए तैयार कर लिया और उसे कहा कि मैं इसे वो बयान अच्छी तरह याद करा दूंगा जो उसे अदालत में देना होगा। इसके बाप को बुलाकर मैंने कहा कि मेजर का कातिल अरशद है और आपकी बेटी को शहादत के लिए अदालत में आना पड़ेगा। मैं थाने पहुंचा तो रात के 12:15 बज चुके थे। सुबह 8:30 बजे सिविल अस्पताल से फ़ोन आया। डॉक्टर ने इतला दी कि अरशद की बीवी मर गई है। उसके पेट से निकला हुआ कुछ मवाद और खून पहले ही मतलूबा रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया था। मैंने डॉक्टर से कहा कि लाश किसी को न दे। मैं फ़ौरन अस्पताल गया, लाश कब्जे में ले ली, पोस्टमार्टम का बंदोबस्त कराया, दीगर कागजी कार्रवाई की और जब शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो सारे शकूक रफ़े हो गए। मरने वाली को जहर दिया गया था। मैंने अरशद को हवालात से निकलवाया और उसे दफ्तर में बिठा लिया। इत्तेफाक से उसने वारदात के वक्त वाले शूज़ पहन रखे थे। मैंने उसे उसके शूज़ के खुरे का मोड़ दिखाया और उसके दाएं जूते की घिसी हुई एड़ी दिखाई। इस पर कुछ असर न हुआ। मैंने उसे कहा कि अब अगर वो लाउड स्पीकर से ऐलान करता फिरे कि वो बेगुनाह है तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। उसने जवाब दिया, मुझे अपने गुनाह का इल्म ही नहीं। मैंने इसे कहा, अगर तुम इकबाल जुर्म करके आला कत्ल की खुद ही निशानदही कर दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँगा। मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया। उसने निडर होकर बेपरवाही से कहा, इकबाल कैसे करूँ? तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा, कहो तो तुम्हारी दोनों वारदातों की पूरी कहानी सुना दूं? तुम्हारा कोचवान सुल्तानी गवाह बन चुका है, शहादत मुकम्मल है। मुझे तुम्हारे इकबाली बयान की ज़रूरत ही नहीं। सुनो मलिक, उसने कहा, तुम ऊपर नीचे का जोर लगा लो, मैं जुर्म कबूल नहीं करूँगा। सीधी बात करो, क्या लेते हो? तुमने इतनी रकम खाम में भी नहीं देखी होगी जो तुम्हें मैं दूंगा। केस पर मट्टी डालो, मुँह से बोलो कितना लोगे। कहो तो आधा मुरब्बा ज़रख़े ज़राज़ी तुम्हारे नाम रजिस्ट्री करा दूं।
नकद अलग दूंगा। अगर तुम फांसी से बच गए तो बात करूंगा। मैंने कहा, फिर लगा लो जोर। उसने कहा। मैंने राय कायम की कि ये शख्स उससे ज़्यादा दिलेर है जितना मैंने सुना था। मैंने टांगा मकवाया, 2 कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबल को साथ लिया, अरशद को टांगे में बिठाया और उसके घर गए। रघबीर सिंह ने पहरे का बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा था। मैंने 2 मुशीर बुलाए और अरशद के घर की तलाशी ली। कोतवाल ने मुझे बता दिया कि वो चाकू कहाँ रखा था। कोतवाल ने चाकू धो तो दिया था, लेकिन मैंने इसे धूप में ले जाकर देखा तो मुझे शक हुआ, जैसे उस अंदरूनी जगह जहाँ ब्लेड दस्ते के साथ मिला हुआ होता है खुश्क खून मौजूद है। मैंने जेब से 2-3 चाबियाँ निकालीं जो मकतूल के बंगले की फसील के बाहर एक छल्ले में मिली थीं। अरशद को चाबियाँ दिखाकर पूछा, ये तुम्हारी चाबियाँ हैं? कौन कौन से ताले की हैं? उसने चाबियों की मिल्कियत से इनकार कर दिया। मैंने चाबियाँ ट्रंकों और अटैची केस के तालों को लगाईं। 2 लग गईं, तीसरी किसी बड़े ताले की थी जो अरशद ने तोड़ लिया होगा। उसने बताया नहीं कि वो ताला कहाँ है। 2 इंसानों का कातिल खामोश था, किसी सवाल का जवाब नहीं देता था, मुझे तंजिया निगाहों से देखता था। उस पर अभी तक जागीर और दौलत का नशा सवार था। मैंने इसका नशा उतारने की कोशिश नहीं की। खाना तलाशी की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके उसे थाने में ले गया। उसके बाप ने मुझे अलग ले जाकर 25,000 नकद की पेशकश की। थाने पहुँचते पहुँचते मेरे ईमान की बोली 30,000 रुपये हो गई। चाकू का पार्सल बनाकर एग्जामिनर को भिजवा दिया। मैंने अरशद का मज़ीद रिमांड नहीं लिया, उसे जेल की हवालात में भिजवा दिया। 6 माह बाद जेल से उसकी लाश निकली जो मकतूल की बीवी ने ज़रूर देखी होगी। उसने गवाही बड़ी ही खुद एतमादी से दी थी। सफाई का वकील दिल्ली का चोटी का बैरिस्टर था, मगर वो अरशद को दोहरे कत्ल के जुर्म में सजाए मौत से बचा न सका।